a fold is called syncline. That technically makes second order relief feature called valleys. Every fold mountain will have synclinal valleys. अगर उस वैली में ग्लेशियर वर्क है या उस वैली में रिवर वर्क है तब आप उसको थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर बोल सकते हैं. आपने इसके साथ एक प्रीफिक्स जोड़ दिया, उसका नाम है जियो. डिकोड जियो, इट स्टैंड्स फॉर अर्थ. दिस टर्म जियोसिंक्लाइन वॉज, अभी पहले ध्यान से सुनो, स्कॉलर्स के नाम बाद में बताएंगे, पहला पेयर ऑफ स्कॉलर बता दे रहे. द टर्म जियोसिंक्लाइन वॉज कॉइन्ड बाय हॉल एंड दाना. दो अलग अलग स्कॉलर्स हैं. दे वर वर्किंग टुगेदर. दे आर क्रेडिटेड ऑफ गिविंग अस वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर, वन ऑफ द मोस्ट रेफर्ड क्लासिकल अप्रोच ऑफ अपलेचियन ओरोजेनी. अब मुझे जल्दी से बता दो, अपलेचियन कौन से टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं? Old fold mountain. Appalachians are old fold mountain. Appalachians Paleozoic में fold हुए. अब पहले सबसे पहले इस चीज को पकड़ो, हॉल एंड दाना, एंड फिर फटाफट टेबल बना देंगे, आप कॉपी डाउन कर लेना, टास्क विल बी डन. एग्जांपल्स के साथ. हॉल एंड दाना वर American geologists. They attempted one of the most referred classical approach of Appalachian orogeny. देवर जियोलॉजिस्ट. तो जियोलॉजी का अप्रोच ऑफ स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी से कैसे अलग होता है? दे स्टडी मोर ऑफ स्ट्रक्चर, वी स्टडी मोर ऑफ प्रोसेस. तो इन देयर क्लासिकल स्टडी ऑफ अपलेचियन ओरोजेनी दे ट्राइड टू बिल्ड अप कि क्या बिल्डिंग मटेरियल रहा अपलेचियन का. तो ऐसे सोचकर देखो, अगर हम पैलियोजोइक माउंटेन है, इसका मतलब हमारा फोल्डिंग प्रोसेस शुरू है पैलियोजोइक में, तो हमारा जो सीमेंट सेडिमेंटेशन है वो उस टाइम से ओल्डर होना चाहिए. मतलब माउंटेन बिल्डिंग मटेरियल का एक्यूमुलेशन आप अजोइक से ट्रेस कर सकते हो. ठीक है ना? अजोइक मटेरियल गॉट फोल्डेड इन पैलियोजोइक, मेसोजोइक मटेरियल गॉट फोल्डेड इन सेनोजोइक. यही हो सकता है. आप जियोसिंक्लाइन पढ़ रहे हैं, जियोसिंक्लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? अब हॉल एंड दाना को कोट कर रहे हैं. दे कॉल्ड इट शैलो सिंकिंग सी बेड वेयर माउंटेन बिल्डिंग मटीरियल गेट्स एक्यूमुलेटेड. शैलो सिंकिंग सी बेड वेयर माउंटेन बिल्डिंग मटीरियल गेट्स एक्यूमुलेटेड. एवरी डिपॉजिटेड मटीरियल इज नॉट माउंटेन बिल्डिंग, but every mountain building material is deposited. Seabed होने के पीछे क्या रैशनल है? You are below base level, याद आ रहा है? Once deposited, वहां से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे. अगर आज हम कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयाज प्रूव्स एम्बेडेड फिश फॉसिल्स इन इट, दो ही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो ना. Once upon a time fishes used to live on mountains. क्या फुलिश एक्सप्लेनेशन है. दूसरा, माउंटेन बिल्डिंग मटेरियल गॉट एक्यूमुलेटेड इन सी बेड. सेकेंड ज्यादा रैशनल है, क्योंकि सी बेड कहां पर आ रहा है? बिलो बेस लेवल. वहां पर जो चीज डिपॉजिट होगी इट इज अनलाइकली टू गेट डिस्टर्ब. हमने सेडिमेंट्री रॉक में इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था ये. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हॉल एंड दाना ने अजोइक जियोसिंक्लाइन, जहां माउंटेन बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, का रेफरेंस लेकर पैलियोजोइक ओरोजेनी की बात की. तो उन्होंने जियोसिंक्लाइन का डेवलपमेंट कैसे जस्टिफाई किया? इन द ओरिजिनल कूलिंग, हमेशा कहते हैं कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, या कुछ ऐड कर रहे हैं. इन द ओरिजिनल कूलिंग डज कंट्रैक्शन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. कोई भी हीटेड बॉडी अगर कूल डाउन करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. अच्छा, इसको आसान तरीके से विजुअलाइज करो. रिंकल्स बनेंगे ना अगर कोई बॉडी हीटेड सरफेस कूल डाउन करेगी. उस रिंकल्स को मैग्नीफाई कर दो ग्लोबल लेवल पर, अंड्यूलेशंस आ गए. तो जो डिप्रेशंस बने थे जहां पर इवेंचुअली एक्सेसिव वाटर वेपर इन प्रोटो एटमॉस्फेयर एक्यूमुलेट हुआ, एंड दैट क्रिएटेड आवर पैंथेलासा इफ आई अप्लाई द अदर थियरीज. तो पैलियोजोइक ओरोजेनी दस अजोइक जियोसिंक्लाइन. किसने कॉइन किया टर्म जियोसिंक्लाइन? हॉल दाना. What was the definition that was given for geosyncline? Shallow sinking bed. क्या genesis है geosyncline का? How geosyncline marked up its development due to cooling and contraction.
अच्छा, हॉलंदाना के लिए जस्टिफाइड है, क्यों? क्योंकि वो तो पैलियोजोइक ओरोजेनी की बात कर रहे थे। अब इसको आप अप्लाई कर दो जियोमॉर्फोलॉजी में। ऐसा नहीं है कि वी आर इग्नोरेंट अबाउट पैलियोजोइक, पर जब हम एंडोजेनेटिक फोर्स पढ़ते हैं या माउंटेन बिल्डिंग फोर्स पढ़ते हैं तो हमारा सबसे प्राइम फोकस किस पर होता है? सेनोजोइक। तो हॉलंदाना के वर्क के बाद टिल द पब्लिकेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ऑलमोस्ट इन द एंटायर फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century, geomorphologists enriched the concept of geosyncline and gave us multiple types of geosyncline, जिनको आप टाइम बेस पर क्लासिफाई कर सकते हो। हमने ऑलरेडी कर दिया है, आजोइक जियोसिंक्लाइन पेविंग वे टू पैलियोजोइक ओरोजेनी, मेसोजोइक जियोसिंक्लाइन पेविंग वे टू सेनोजोइक ओरोजेनी। टाइम के बेस पर, लोकेशन के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, प्रोसेस के बेस पर हमने मल्टीपल जियोसिंक्लाइंस क्लासिफाई करे। हु आर वी? जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। बट द टर्म जियोसिंक्लाइन और द बिगिनिंग ऑफ स्टडी ऑफ जियोसिंक्लाइन किसको क्रेडिट किया जाता है? जियोलॉजिस्ट को। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। डेफिनेशन लिख रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं, उस टेबल को आप हमारे साथ कॉपी डाउन करेंगे। आई एम गिविंग यू डेफिनेशन, आई एम राइटिंग इट, यू आर जस्ट कॉपिंग इट डाउन। Geosynclines defined as shallow sinking seabed that accumulates mountain building material term was coined by American geologist, नाम टॉप पर लिख दिया इसलिए दोबारा से नहीं लिखेंगे, Hallendana, in the classical approach of Appalachian orogeny. They identified formation ऑफ जियोसिंक्लाइन। अब जीएस लिख रहे हैं, आपको हम बार बार बता रहे हैं बात, और आप इसको अपने प्रैक्टिस में ले लो। जब टर्म लंबे हैं एंड वी नो दैट आई हैव टू राइट इट 2, 3, 4 टाइम्स इन माय आंसर, पहली बार लिखकर ब्रैकेट में उसका कोई भी एक्रोनिम बना दो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, बट एग्जामिनर को दे दो हिंट कि मैं जीएस माने जियोसिंक्लाइन लिख रहा हूं, उसके बाद आप उसको लिखते जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दे आइडेंटिफाइड फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन with cooling and contraction of original crust। बेस तैयार हो गया, जो समझाया वो आपको बता दिया। क्लासिकल स्टडी, ठीक है, श्रिंक कर रहे हैं। जियोसिंक्लाइन एज अ कंसेप्ट जब तक नहीं पढ़ेंगे, रीसेंट थियरीज ऑन माउंटेन बिल्डिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो द जेनेसिस ऑफ द टर्म इज क्रेडिटेड टू अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, और हम समझ गए व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड टू से। अब इसको हमने एनरिच करना है। सो माय नेक्स्ट पॉइंटर कम्स आउट एज थ्रू आउट फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century, geomorphologists enriched concept of geosynclines अब ये एनरिचमेंट किस कंसिडरेशन पर है? जैसे हम लिख रहे हैं उसको लिख लो, हम फिर समझा रहे हैं। क्लासिफाइंग देम
I am talking about geosyncline. On the basis of time, on the basis of process, on the basis of location, and on the basis of time, I have a zoic geosyncline that paved way to Paleozoic orogeny. स्कॉलर्स के नाम हम बाद में, स्कॉलर्स के नाम सेकेंडरी हैं, बट जब आप आंसर लिखोगे जियोसिंक्लाइन पर तो स्कॉलर के नाम ऐड करने में यू एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर. तो स्कॉलर के नाम पता होने चाहिए, पर पहले जरा कंसेप्ट को जस्टिफाई कर ले, फिर स्कॉलर्स के नाम हम टेल में ऐड कर दें. सो अजोइक जियोसिंक्लाइंस पेव्ड वे टू पैलियोजोइक ओरोजेनी, वैसे ही मेसोजोइक जियोसिंक्लाइन पेव्ड वे टू सेनोजोइक ओरोजेनी. अब यहां पर ना रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए. वी एज जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड विद विच टाइम बेस्ड कैटेगरी ऑफ जियोसिंक्लाइन? Mesozoic, because we are essentially concerned with the tertiary relief. अब हॉल एंड दाना के कंसेप्ट से हमने डिराइव किया जियोसिंक्लाइन. हॉल एंड दाना ने कहा कि जियोसिंक्लाइंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड कंट्रैक्शन ड्यूरिंग अजोइक टाइम. प्रोटोप्लैनेट अर्थ primordial state was molten. It's easy, it's comfortable for me to understand that yes, azoic geosyncline could have formed due to cooling and contraction. But was it that Mesozoic era was also the time when planet Earth was again molten? No. How will I explain Mesozoic geosyncline then? Hall and Dana were attempting to study, समझ में आ रहा है कि नहीं? Hall and Dana attempted to study Paleozoic orogeny. So for them, what was geosyncline? Azoic. How geosyncline was formed? Cooling and contraction. But now we geomorphologists have enriched it, and we have enriched it classifying it on the basis of time. बड़ा rational सा sequence है. This classification based on time has given us understanding कि Paleozoic orogeny was based on azoic geosyncline. Apply Hall and Dana. Such geosynclines were formed due to cooling and contraction. But tertiary orogeny was formed due to Mesozoic geosyncline. तो Mesozoic geosynclines कैसे बने? Apply कर दो जो आपने eventually पढ़ा. Movement of the crust. Yes or no? If South America and North America would not have parted away, there would not have been formation of Atlantic Ocean. छोड़ो, कल की क्लास याद करो. Wilson cycle. Opening and then closing. जब आप ओपन कर रहे हो तो आप जियोसिंक्लाइन क्रिएट कर रहे हो ना, जब क्लोज कर रहे हो तो आप उसको माउंटेन बिल्डिंग बना रहे हो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम व्हेन आई टेक, अच्छा अब इनको ना ये लिस्ट को थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे. आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो. स्ट्रक्चर को हम जानबूझकर लास्ट में लिखते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर टेक्स मी टू आर्थर होम्स, जिनकी स्टडी हमें थोड़ा सा डिटेल में लेनी है. अदरवाइज आप किसी को भी ले सकते हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मेसोजोइक जियोसिंक्लाइन लीडिंग टू सेनोजोइक ओरोजेनी. अब इसको आप कैसे डिमार्केट आउट करोगे? डेवलप्ड ड्यू टू डीफॉर्मेशन. अच्छा, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ जियोसिंक्लाइन इनरिच हो गया. हॉल एंड दाना सेट कूल्ड एंड कंट्रैक्टेड. हमने कह दिया नहीं, इट इज ऑल्सो ड्यू टू डीफॉर्मेशन. कहां गया मेरा पेज? ड्यू टू डीफॉर्मेशन. समझ में आ गया? सो वी आर टेकिंग अप एडिशनल फैक्टर. एंड हाउ मेनी जियोसिंक्लाइंस आर देयर एज मेसोजोइक जियोसिंक्लाइन? Mesozoic geosyncline is circumpacific geosyncline and Tethys Sea geosyncline. Circumpacific geosyncline and Tethys Sea geosyncline. कुछ प्लेट टेक्टोनिक थियरी से रिलेट आउट करो. Circumpacific ring of fire and mid-continental belt. I hope you are understanding it. Based on time, we enriched geosynclinal concept in geomorphology.
विच इज द स्कॉलर क्रेडिटेड है। स्कॉलर के नाम ऐड कर दोगे तो क्वालिटी ऑफ आंसर डेफिनेटली थोड़ा सा एनरिच हो जाएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ स्कॉलर के नाम से काम नहीं होगा, यू नीड टू टॉक अबाउट इट। I want to write all information on the same page, so I want to continue. हमने आपको B point क्या दिया था, याद करो। So B part हमारा जाता है, I classify geosyncline on the basis of process. On the basis of process, my geosyncline gets classified into two. I write it here. Monoprocess and polyprocess. प्रोसेस टॉप पर लिखा है, इसमें दोबारा से प्रोसेस नहीं लिख रहे। मोनो प्रोसेस एंड पॉली प्रोसेस, ठीक है। मोनो प्रोसेस ब्रीफ डेफिनेशन लिख रहे हैं, सिंगल मेजर एपिसोड ऑफ डेपोजिशन, आप इसको सेडिमेंटेशन भी बोल सकते हैं, फॉलोड ऑन बाय single major episode of folding या orogeny। स्कॉलर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेंटर स्टेज पर ले लेते हैं इसको, बाद में श्रिंक कर देंगे। सिंगल मेजर एपिसोड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड सिंगल मेजर एपिसोड ऑफ फोल्डिंग। तो पॉली का डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो, multiple episode of sedimentation and multiple episode of folding, ठीक है। so I'm just writing multiple here, multiple episodes, I think this suffices। अब आप टाइम को इनकॉर्पोरेट करें, नेम ऑफ द स्कॉलर हेयर इज सुचर्ट। अभी स्कॉलर पर ज्यादा फोकस मत करो, नाम भी सारे बड़े नए हैं और इतने कॉमन नाम नहीं है, तो ज्यादा फोकस नॉट टुवर्ड्स नेम ऑफ द स्कॉलर बट कंसेप्ट बिल्डिंग में होना चाहिए, ठीक है। मोनो टेंड्स टू डेवलप माउंटेन रेंज एंड पॉली टेंड्स टू डेवलप कॉर्डिलेरास। पॉली दस गोज मेजरली विद, जियोसिंक्लाइन पढ़ रहे हो, नाम बताओ जियोसिंक्लाइन का। अगर आप अपलेचियन और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास को कंपेयर करो तो अपलेचियन इज अ माउंटेन रेंज एंड वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इज कॉर्डिलेरा। यूरल इज अ माउंटेन रेंज बट अल्पाइन इज कॉर्डिलेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्खोयांस्क इज अ माउंटेन रेंज बट हिमालयन इज कॉर्डिलेरा। क्या बोलना चाह रहे हैं? सेनोजोइक फोल्ड डेवलप्ड ऑन Mesozoic geosynclines have been which type of geosyncline? Poly। आपका एनसीईआरटी भी क्या कहता है? आपको क्लास बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था, कुनलुन शान इज द ओल्डेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन। फिर आता है कराकोरम, लद्दाख, ज़स्कर, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हमने शिवालिक पर सीधा जंप लिया था। शिवालिक इज यंगेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन, जहां पर एनसीईआरटी कहती है शिवालिक्स हैव बीन फॉर्म्ड from the sediments coming from erosion of Himadri। क्योंकि शिवालिक क्या है? यंगेस्ट ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन। जब तक शिवालिक का फोल्ड नहीं हुआ था हिमाद्री बन चुका था। इसका मतलब तेथिस सी जियोसिंक्लाइन में मल्टीपल एपिसोड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड मल्टीपल एपिसोड ऑफ फोल्डिंग हुए, तभी तो पैरेलल रनिंग माउंटेन रेंजेस हैं। तो अप्लाई करो जियोसिंक्लाइन पर, टाइम और प्रोसेस दोनों को कंबाइन कर लो। मोस्ट ऑफ द ए एंड बी, मोस्ट ऑफ द अजोइक जियोसिंक्लाइंस दैट पेव्ड वे टू पैलियोजोइक ओरोजेनी हैज बीन मोनोप्रोसेस। इसलिए सारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन हैं, कॉर्डिलेराज नहीं है। अपलेचियन, यूरल, अरावली, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज काउंट करते चले जाओ। एंड time factor, most of the Mesozoic geosynclines that paved way to Cenozoic orogeny are examples of polygeosyncline paving way to Cordilleras। बात समझ में आई? Who gave us this? Suchard। हमने तो पहले ही कह दिया कि geomorphologist enriched the concept, ठीक है।
अच्छा, अब इसी में हम तीसरा पॉइंट को ओपन करेंगे। आई टेक इट ऑन द बेसिस ऑफ, टाइम हो गया, प्रोसेस हो गया, लोकेशन। आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, आप उसको मेरे साथ लिख लो फिर समझते हैं। लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन और लोकेशन बेस्ड कैटेगराइजेशन ऑफ geosyncline is credited to Evans. These are the scholars who are not that popular ones in geomorphic study, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा यूनिक सा लगता है, नाम याद होने चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम इंसिस्टिंग, बट अभी लर्न कर रहे हो तो नाम को थोड़ा साइड लाइन भी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, Evans gave us 2 types of geosyncline, ठीक है। अब आपकी मदद चाहिए मुझे। एक है लैंड फ्रंट geosyncline, बाई डिफॉल्ट हम geosyncline की बात कर रहे हैं तो GS लिखते जा रहे हैं साथ में। एक है वाटर फ्रंट geosyncline। लैंड फ्रंट geosyncline एंड वाटर फ्रंट geosyncline। ब्रीफ डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, आप कॉपी डाउन करो या हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, हमारे पास जगह बहुत कम हो रही है, डिक्टेट कर रहे हैं। व्हाट इज लैंड फ्रंट geosyncline? geosyncline को कैसे डिफाइन किया है? सीबेड वेयर माउंटेन बिल्डिंग मटेरियल गेट्स एक्यूमुलेटेड। वो सीबेड अगर अजोइक geosyncline से रिलेट करता है तो इट इज ड्यू टू कूलिंग एंड कंट्रैक्शन, और अगर वो मेसोजोइक है इट इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन, है सीबेड, ठीक है। अच्छा, लैंड फ्रंट geosyncline कौन से होंगे? दोज सीबेड विच हैज गॉट, अब टेक्निकल टर्म है स्टेबल मास, उसको कैसे इमेजिन करो? लैंड, दैट सीबेड which has got land on both the sides, land front. और water front क्या होगा? that seabed which has got land only on one side. लिख दें यहां पर, चलो what land front, stable mass, stable mass को कैसे डिकोड करना है? land, नाम ही लिखा है ना land front, on both sides ऑफ geosyncline। वाटरफ्रंट क्या होगा? लैंड, अब यहां पर हम लैंड लिख दे रहे हैं, यहां पर हमने स्टेबल मास लिख दिया क्योंकि लैंड फ्रंट ऑलरेडी लिखा था। ओनली ऑन वन साइड ऑफ geosyncline। चलो भाई जरा ना एग्जाम्पल इसमें फिटिंग कर दो, हम कन्विंस हो जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। हमने प्रिंसिपल पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ geosyncline कंप्लीट कर लिया। स्कॉलर्स के नाम साइड में। We geomorphologists deriving out geosyncline as propounded by Hall and Dana significantly enriched it, and we identified that geosyncline actually is a real concept for us to follow. Geosyncline, however, is much beyond azoic geosyncline, as was focused in the study of Hall and Dana's classical Appalachian orogeny. So we classified geosyncline on the basis of time, azoic for Paleozoic orogeny, Mesozoic for Cenozoic orogeny. We classified it on the basis of process, mono and poly. We classified it on the basis of location, land and water front. अब लैंड और वाटर फ्रंट को प्लीज मेसोजोइक geosyncline से फिट इन करो। हाउ मेनी हिमालय geosyncline नहीं है बच्चे, आप geosyncline कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या करना है। हिमालयाज आर सेनोजोइक फोल्ड, आप पढ़ क्या रहे हो? geosyncline. So in place of Himalayas what you should say? Tethys C geosyncline or Mesozoic geosyncline. मेसोजोइक geosyncline को आप प्लीज क्लासिफाई करने की कोशिश करो एज लैंड एंड वाटर फ्रंट। हाउ मेनी मेसोजोइक geosyncline we have learned? सेंट्रल, सर्कमपेसिफिक, टेथिस सी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। जल्दी बताओ। सर्कमपेसिफिक में एक साइड में है नॉर्थ अमेरिका, दूसरे साइड जापान है, बट इन बिटवीन पैसिफिक ओशन है। आप उसको ये नहीं कह सकते वी हैव गॉट लैंड ऑन बोथ दी साइड। तो सरकम पैसिफिक किस तरीके का geosyncline हुआ? वाटर फ्रंट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में अफ्रीका कन्वर्जिंग विद यूरेशिया, मेडिटेरेनियन सी है। इंडिया कन्वर्जिंग विद यूरेशिया, टेथिस सी नहीं है। क्या करोगे? दोनों को कंबाइन करके बोल दोगे लैंड फ्रंट या डिवाइड करोगे? डिवाइड करेंगे। हिमालयाज
Indian compression, part of Tethys Sea geosyncline that facilitated formation of Himalayas, make example of land front geosyncline. Can I call Mediterranean Sea as land front? Yes. Provided, why I can call it land front? क्योंकि अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में रेमिनेंट मेडिटेरेनियन सी है. इट्स नॉट मेडिटेरेनियन सी. चलो कल के विल्सन साइकिल का स्टेज बताओ. Mediterranean Sea represents which stage of Wilson cycle? I'm waiting for answer. And I'm not going to give you answer. आप लोग दोगे आंसर हमें. बहुत गलत बात. Embryonic, juvenile, mature. टर्मिनल में मेडिटेरेनियन सी ले लें. टर्मिनल में मेडिटेरेनियन सी ले लें. डिस्ट्रक्शन में लें. पैसिफिक रिस्क में लेंगे. फिर पैसिफिक को लास्ट स्टेज में लोगे कि हिमालयास को लास्ट स्टेज में लोगे? हिमालयास को. खोलो अपना डायग्राम. मेडिटेरेनियन सी कौन सा स्टेज? टर्मिनल, सेकेंड लास्ट. कैसे चलेगा? बेसिक टर्म्स को याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? चलो दोबारा से. When I say I have location based categories of geosyncline classified by geomorphologists in enrichment of geosyncline, land और waterfront geosyncline है. हम मेसोजोइक geosyncline को बड़ी ही सेफली डिवाइड कर सकते हैं. सरकम पैसिफिक को डाल दो वाटर फ्रंट में और टेथिस सी को डाल दो लैंड फ्रंट में. और लैंड फ्रंट में डालने के पीछे रीजन क्या दे रहे हैं कि भाई मेडिटेरेनियन सी अल्टीमेटली तो टर्मिनल स्टेज में है ना. वाटर तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, लैंड दोनों साइड है. पैसिफिक ओशन के लिए वो नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज इट्स अ बिग ओशन एंड आई हैव गॉट. जापान का अपना कंप्रेशनल स्ट्रेस से फोल्ड माउंटेन बना हुआ है. नॉर्थ अमेरिका का अपना कंप्रेशनल स्ट्रेस से बना हुआ है. आई कैन नॉट से दे आर लैंड फ्रंट. आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल. अब हमें ऐड करना है आर्थर होम्स को. उनको भी ऐड कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन में लेंगे. हमने इस पूरे पेज को हॉच पॉच कर दिया है. आपकी मदद से हम इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन अ फ्रेश पेज, जहां पर आप मदद करेंगे और वी आर क्रिएटिंग आउट द फैक्टर. डी पॉइंटर क्या बताया था क्लासिफिकेशन का? जल्दी से बताओ. स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर वाज गिवन टू अस बाय आर्थर होम्स. आर्थर होम्स ने हमें बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे डिफिकल्ट सेट ऑफ नेम्स दिया है जियोसिंक्लाइन का. कौन कौन से टर्म दिए? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. अब ये इनको एनरिच कर रहा है. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट. ही हैज गिवन अस मियो geosyncline and EU geosyncline. EU is structural diverse. Mio completely lacks in igneous rocks. Geosyncline is that seabed which accumulates building material of mountain. So geomorphologists also attempted to classify it on the basis of its structure. आप माउंटेन बिल्डिंग मटेरियल के बारे में सब कुछ जानते हैं. हमने पर्पसफुली रॉक लिख दिया है यहाँ पर. यू नो द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. आप बहुत आराम से इस कंटेंट को बिल्ड कर सकते हैं. हमारा आपसे सीधा सा क्वेश्चन है. वन स्टेप बैक. I have one geosyncline based on location which is called land front, Tethys Sea. I have got another geosyncline which is called waterfront, circum-Pacific. Will I be correct in saying that all Tethys Sea will qualify to be Mio geosyncline and all circum-Pacific will qualify to be EU geosyncline? No. No. Hint दिया था अभी थोड़ी देर पहले. मियो में इग्नियस नहीं है तो मियो का एग्जाम्पल सिर्फ हिमालयाज होगा. ऑल लैंड फ्रंट जियोसिंक्लाइंस आर नॉट मियो जियोसिंक्लाइन, बट मियो जियोसिंक्लाइन इज लैंड फ्रंट जियोसिंक्लाइन. EU जियोसिंक्लाइन में क्या है? अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल क्या होंगे? इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक. हिमालयाज में सेडिमेंटरी भी है, हिमालयाज में मेटामॉर्फिक भी है, इग्नियस नहीं है. और बाकी आप अल्पाइन कॉर्डिलेराज में जाओ, कुनलुन शान में जाओ, वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में जाओ, इंडियन कॉर्डिलेराज में जाओ, यू हैव गॉट ऑल बिल्डिंग मटेरियल.
कौन सा पॉइंट है जो मुझे डिस्टिंक्शन दे रहा है? जहां सबडक्शन नहीं होगा वहां इग्नियस नहीं होगा। सो मियो जियो सिंक्लाइन को आपने किसके साथ विजुअलाइज करना है? कोलाइडिंग बाउंड्री। वो कहां पर है? लोकेशनली लैंड फ्रंट। वो कौन सा जियो सिंक्लाइन है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस? पॉली। वो कौन सा जियो सिंक्लाइन है इन टर्म्स ऑफ टाइम? मेसोजोइक। आ रही है बात समझ में? दोबारा से, हाउ मेनी जियो सिंक्लाइंस? देखो अब इसको ध्यान से, हाउ मेनी जियो सिंक्लाइन, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी जियो सिंक्लाइंस वी आइडेंटिफाई एज जियोमॉर्फोलॉजिस्ट? We identify geosyncline to be based on time as azoic paving way to Paleozoic orogeny and Mesozoic paving way to Cenozoic orogeny. ये काम हो गया। We also classify it on the basis of location. लैंड फ्रंट हो सकता है, वाटर फ्रंट हो सकता है। मेसोजोइक जियोसिंक्लाइन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ओल्डर वी गो मोर वी जनरलाइज। तो हम रोडीनिया जानते हैं, हम पैंजिया 2 जानते हैं, लेकिन वी डोंट कंस्ट्रक्ट इट। आपकी बाल्टिका देखो, साइबेरिया देखो, वी डोंट गेट दैट ओल्ड। सो वी सिंपली एनलार्ज इट फॉर मेसोजोइक। मेसोजोइक जियोसिंक्लाइन को लोकेशन बेस कैसे डिवाइड किया? लैंड फ्रंट जिसके दोनों साइड स्टेबल मास है, कॉन्टिनेंट है, 33C हो गया, एंड वाटर फ्रंट जिसके एक साइड लैंड है दूसरे साइड नहीं है, तो सर्कम पैसिफिक हो गया। वी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस में सेनोजोइक फोल्ड्स आर ऑलवेज विद कॉर्डिलेरास, तो उसको अप्लाई कर दो। मेसोजोइक जियोसिंक्लाइन व्हिच पेव्ड वे टू सेनोजोइक ओरोजेनी हैव लार्जली बीन एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजियोसिंक्लाइन, मल्टीपल एपिसोड ऑफ सेडिमेंटेशन, मल्टीपल एपिसोड ऑफ फोल्डिंग। एंड फाइनली आर्थर होम्स, क्योंकि आर्थर होम्स क्या कह रहा है? डिफॉर्मेशन, अभी उसको भी ऐड करें। आर्थर होम्स के साथ क्या चीज फटाफट से रिकॉल होती है? मेंटल कन्वेक्शन। तो जब हमने कहा ना कि हॉल एंड दाना सेड जियोसिंक्लाइन वाज फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड कंट्रैक्शन, एंड वी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट सेड ना बाकी जियोसिंक्लाइन बने डिफॉर्मेशन से। तो डिफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? मेंटल कन्वेक्शन की वजह से ही तो हुआ। सो दिस इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू आर्थर होम्स। जो डिफॉर्मेशन आपने किया वो आर्थर होम्स के मेंटल कन्वेक्शन से किया। आपको बात समझ में आ रही है? आर्थर होम्स क्लासिफाइड जियोसिंक्लाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। Structurally rich geosyncline which is comprised of igneous, sedimentary, metamorphic। कंटेंट बिल्ड करना हो तो आपको कैटेगरीज पता है। igneous is texture based, igneous is composition based, sedimentary is texture and composition based, metamorphic is only, चलो जाओ, हम बिल्कुल ही नहीं बात कर रहे आप लोगों से। metamorphic is only structure based, we don't classify metamorphic rock based on composition because two existing different rocks can make same type of metamorphic rock। तो कंटेंट बिल्ड करना हो तो अप्लाई करो ना, आपको नॉलेज है रॉक का, पर यहाँ क्या मेंटेन करना है अभी तो समझना है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बार बार जियोसिंक्लाइन बोल रहा है। सो इफ आई एम ईयू जियोसिंक्लाइन, कोई इनडिस्क्रिमिनेट कुछ भी बिल्डिंग मटीरियल हो सकता है। इफ आई एम मियो जियोसिंक्लाइन, एक्सेप्शन को पकड़ लो, आई डोंट हैव इग्नियस, तो ऑल 33C जियोसिंक्लाइन, केयरफुली सुनना, ऑल 33C जियोसिंक्लाइन इज लैंड फ्रंट जियोसिंक्लाइन, बट ओनली हिमालयास इज एग्जाम्पल ऑफ मियो जियोसिंक्लाइन। बाकी सारा 33C और सारा सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो वाटर फ्रंट जियोसिंक्लाइन है वो बनेगा यू जियोसिंक्लाइन। आपको बात समझ में आ गई? आर्थर होम्स के साथ स्टार मार्क करके ऐड कर लो। स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन आर्थर होम्स को क्रेडिटेड है, और डिफॉर्मेशन कॉजिंग जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन ड्यू टू mantle convection is also credited to him। mantle convection का एक बॉक्स आइटम बनाएंगे just in a minute। What is geosyncline? Geosyncline is a shallow sinking seabed where the mountain building material gets accumulated। How many geosynclines can be identified on the map of the world? There are multiple criteria on the basis of which we classify geosynclines। Geosynclines can be classified on the basis of time, where an Azoic geosyncline formed due to cooling and contraction
have paved way to Paleozoic orogeny, and Mesozoic geosyncline formed due to deformation caused by mantle convection have paved way to Cenozoic orogeny. We also classify geosynclines on the basis of their location, on the basis of their structure, and on the basis of their process, with two principal subcategories in each. On the basis of location, I can be land or waterfront. On the basis of process, I can be mono or poly, and on the basis of structure, I can be meo or eu geosyncline. आप समझ में आ गया? स्कॉलर का नाम ऐड करने की कंपल्शन लगती है तो लिखो. जैसे आपसे पूछा जाए identify role of geomorphologist in enriching the concept of geosyncline, तब तो नाम चाहिए. अगर आपसे सीधा पूछ रहा राइट शॉर्ट नोट ऑन geosyncline and its type, नाम चाहिए. अगर आपसे एक जनरल है what is geosyncline, आप नाम ना भी लिखो तो आपका आंसर ठीक है, बट नाम लिखने से थोड़ा सा वेट बढ़ता है आंसर का, सो लिखना चाहिए. सो geomorphologist enriched geosyncline. शुरू किसने किया? जियोलॉजिस्ट. ये हो गया जियोसिंक्लाइन्स, फुल स्टॉप हो गया इसका. देयर वॉज वन स्कॉलर नेम्ड कोबर. अब क्या है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी प्रोपाउंड हुआ बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आपको उस समय भी समझाया कि एल्फ्रेड वेगनर वॉज द फर्स्ट स्कॉलर एंड अ नॉन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट टू हैव आइडेंटिफाइड कि फिट ऑफ द शोर लाइन है. फिट ऑफ द शोर लाइन, माउंटेन बिल्डिंग, इसके बारे में असेसमेंट बहुत सारे स्कॉलर्स कर रहे थे, बट जितना कॉम्प्रिहेंसिव परव्यू में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ने हमें रिकंस्ट्रक्ट करके दिया मैप ऑफ वर्ल्ड को, उतना किसी ने भी नहीं किया. सो इट वॉज वेरी रॉन्ग. इट इज वेरी रॉन्ग फॉर मी टू से दैट प्री कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पब्लिकेशन इन 1912-15 रिसर्च पेपर एंड टेक्स्ट, हमारे पास कोई स्टडी नहीं था माउंटेन बिल्डिंग. ऐसे गलत है, ये सब स्टडी आर कोरिलेटेड, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस इन अराउंड कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का पब्लिकेशन. सो प्रायर टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी तो अपने आप को क्लेम भी नहीं कर रहा ना कि आई विल एक्सप्लेन यू एंडोजेनेटिक फोर्स, because it was not propounded by a geomorphologist. It was the observation made by paleoclimatologists that led him conclude कि continents drift हुए. Geomorphologists were attempting their study, they were giving us different theories कि mountains बने कैसे, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच में माउंटेन्स को हम किस पॉइंट पर लेते थे? कैटास्ट्रॉफिक अप्रोच, मतलब अचानक से कुछ बना या शुरू से ही ऐसा ही था. क्योंकि माउंटेन्स गिव्स यू व्हाट काइंड ऑफ अ लुक. आप किसी भी माउंटेन एरिया को इमेजिन करके देखो, दे लुक टू माइटी, टू स्ट्रॉन्ग, टू इलाबोरेट टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड और इरोडेड. इसलिए जियोमॉर्फोलॉजी, मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी जो है वो शुरू कहां से हुई है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से. आप रिवर को हॉपिंग डाउन दी स्लोप देख सकते हो. आप देख सकते हो कि रिवर अपने मूविंग फोर्स के साथ पेबल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है. आप ये नोटिस कर सकते हो कि हरिद्वार में अगर आप रिवर गंगा में डिप लेते हो तो रिवर बेड पर आपको फील होता है बड़े बड़े पेबल्स, और वही रिवर गंगा को लेकर आप पहुंच गए वेस्ट बंगाल में तो आपको दिखाई दे रहा है कि उसने बिल्कुल फाइन डेल्टाइक सॉइल डिपॉजिट किया हुआ है. सो रिवर एक्शन दिख रहा है मुझे, माउंटेन बिल्डिंग मुझे नहीं दिख रहा. That is the reason modern geomorphology marked up its focus first on exogenetic, endogenetic बाद में आया. तो different scholars attempted different ways doing away from catastrophic approach कि नहीं माउंटेन बिल्डिंग बने. अब ये माउंटेन बिल्डिंग बनने के बड़े अजीब अजीब थियरीज बताए गए. जैसे डैली कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट, स्लाइडिंग, ड्रिफ्ट नहीं स्लाइडिंग. तो क्या कह रहे हैं स्लाइडिंग के लिए? कि इमेजिन करो कि दोनों पोलर साइड में कुछ डोम है और इक्वेटोरियल एरिया में कोई ट्रफ है, फरो है, और उस डोम की वजह से कॉन्टिनेंट स्लाइड करते हुए एक दूसरे के पास पहुंचे और स्लाइड करते हुए कंप्रेशनल स्ट्रेस से माउंटेन बना दिया. अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको बिलीव भी करें तो हम कौन से कैटेगरी ऑफ माउंटेन को बता पाएंगे जो सिर्फ ईस्ट वेस्ट अलाइंड है, माने अल्पाइन एंड हिमालयाज. माइंडेड वो इक्वेटर पर नहीं है, हिमालयाज ट्रॉपिकल में है और अल्पाइन सब ट्रॉपिकल में. अगर उसको भी इग्नोर करें उनको बता सकते हैं. एंडीज और रॉकीज को बता पाओगे? नहीं. सो स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट है. जेफरी का रेडियो एक्टिव, मतलब वही मोल्टन इंटीरियर्स, कूलिंग, कंट्रैक्शन. कंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? कम ऑन, कूल, कंट्रैक्ट, कंप्रेशनल स्ट्रेस, फोल्डेड. तो बड़े ही इंटरेस्टिंग अप्रोचेस के साथ कई सारे कंसेप्ट प्रोपाउंड किए गए प्रायर टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी टू एक्सप्लेन माउंटेन बिल्डिंग.
all of them died their own course. माने वो hypothetical हैं, imaginary हैं, practical validity नहीं है, we have not followed them. And once plate tectonic theory got published, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और theory पर जाने की. इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ये हमारे सिलेबस का कंपल्शन है कि जब हमसे बोला जाए recent theories on mountain building plural, तो कोबर लिखकर प्लेट टेक्टोनिक पर आ जाओ, सेफ बेट होगा. क्योंकि कोबर के कंसेप्ट को हम फिर भी कुछ वैलिडेशन देते हैं कुछ किसी रीजंस की वजह से. अब कोबर का कंसेप्ट क्या है उसको समझेंगे. ये सारे पॉइंटर्स अभी इस्तेमाल में आएंगे. तो अभी हमने जियोसिंक्लाइन पढ़ लिया, अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं. आप हमें गो अहेड दे रहे हो. Come on, are we comfortable with time, process, location and structure based categories of geosyncline? We are done with it. हमें समझ में आ गया कि geosyncline को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो. अब इसको अप्लाई करो. फटाफट से सेपरेट पेज पर हेडिंग बनाओ. Kober's geosynclinal concept of mountain building. Descriptive approach involves 3 stages: lithogenesis, orogenesis and glyptogenesis. Stage of sedimentation, stage of beginning of folding with medial mass, stage of termination of geosyncline. क्लियर? बिल्कुल इसके पैरेलल डायग्राम बनाना है. डायग्राम के हम आपको 3 दिखा रहे हैं, पर हम एडवाइस करेंगे 2 बनाने के लिए. खोलें डायग्राम को. चलो यहाँ देखो, वापस आते हैं पेज पर. हम आपको एडवाइस करेंगे 2 बना सकते हैं डायग्राम. फर्स्ट एंड सेकंड A and B रिटन इन दिस इज शोइंग अप सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन को क्या नाम दिया हमने? लिथोजेनेसिस. ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्योंकि हमने 1-2 लिखा है अपने लिस्ट में, तो आप इसको बना लो स्टेज 1. इसको छोड़ दो क्योंकि वो रेपिटेटिव है. एग्जामिनेशन में अल्टीमेटली आई हैव टू क्रिएट आउट द वेज बाय व्हिच आई एम रिड्यूसिंग माय टाइम कंजम्पशन, है ना. इसको थोड़ा सा जूम अप कर दें तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड. चलो ऐसे करके देखते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक ए बिगिनिंग हुआ डेपोजिशन का, उसका एनलार्जमेंट आ गया बी में, तो बी से देखते हैं. कंफर्टेबल? अब अच्छा हो गया आसान से. अब देखो बी एंड, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये जो पॉइंटर्स हैं यही हमें समझना है डिस्टिंक्शन पॉइंट पे. अब आप डायग्राम नंबर बी को कैसे बना रहे हो? यू आर राइटिंग इट एज नंबर 1 एंड दिस इज लिथोजेनेसिस. इस लिथोजेनेसिस में आप क्या बनाएंगे? यू आर क्रिएटिंग स्टेबल मास 1, यू आर क्रिएटिंग स्टेबल मास 2. बहुत सिंपल 2 डायमेंशनल डायग्राम है. सिर्फ प्लेट मूवमेंट मत लिखना, गलत हो जाएगा. आप यहां पर मटेरियल को सेडिमेंट डिपॉजिट कर रहे हो. ये डिपॉजिटेड मटेरियल 2-3 लेयर बना दीजिए. कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे लेयर्स बनाएं. एज एंड हाउ द मटेरियल विल गेट डिपॉजिटेड, इट विल बी कंप्रेस्ड टू फॉर्म स्ट्रैटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक. समझ में आ गया कि नहीं? सब कुछ लिखिए, राइट एवरीथिंग, डोंट राइट प्लेट मूवमेंट. ये आपका लिथोजेनेसिस है. लिथोजेनेसिस का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन. स्टेज 1. स्टेज 2 इज ओरोजेनेसिस. ओरोजेनेसिस में भी सारी चीजें आप कॉपी डाउन करें. दिस इज माई मीडियल, दिस इज माई जियोसिंक्लाइन, जिसमें कंप्रेशनल स्ट्रेस के इंड्यूस्ड फैक्टर में कलर चेंज कर देते हैं. I have started folding the sediments.
तो सेडिमेंट्स को फोल्ड करते हुए आप फोल्ड माउंटेन्स बना रहे हो। एग्जामिनेशन में टाइम का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो ऑल फोल्डेड माउंटेन्स विल हैव मल्टीपल स्ट्रेटास। एक दो स्ट्रेटा बना दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे। समझ में आ गया? और इसमें किस चीज का बहुत ध्यान रखना है? प्लेट मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं लिखेंगे अभी, इसका ध्यान रखना है। बिटवीन टू पीक्स यू हैव गॉट अ सिंक्लाइनल वैली, इसी को आपने लेबल करना है मीडियल मास, जो आप अपने लिस्ट में लिखा हुआ है। और मीडियल मास के एग्जाम्पल्स यहां लिख देते हैं, तिब्बतन प्लाट्यू या हंगेरियन प्लेन, मतलब वो प्लाट्यू भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। लिथोजेनेसिस एंड ओरोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस अपने आप इसका एक्सटेंशन है, तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे, हमें आप वो हेड देंगे आफ्टर ड्रॉइंग इट। स्टेट मूवमेंट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा डायग्राम। तो फिर हम ऐसे डायग्राम को देख क्यों रहे हैं? अभी आपको समझा रहे हैं, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे वहां पर। पेन ड्रॉप कर दो थोड़ी देर के लिए। कोबर हमें क्या कह रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव है, पॉइंट लिखवा दिया आपको। कोबर अटेम्प्टेड माउंटेन बिल्डिंग कंसेप्ट यूटिलाइजिंग जियोसिंक्लाइन। अब आपने जियोसिंक्लाइन क्या है वो सारी चीजें पढ़ ली हैं। आप कोबर कंसेप्ट लिख रहे हो, 2023 में पूछा हुआ है मेन एग्जामिनेशन में। हाउ फार कोबर वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग ओरोजेनेसिस? कोबर propounded a very simple descriptive concept। अब उस डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट को विजुअलाइज करो, पॉइंटर्स भी लिख लिया, डायग्राम भी बना लिया। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जियोसिंक्लाइन द शैलो सिंकिंग सीबेड will be subjected to lithogenesis stage 1। लिथोजेनेसिस का मतलब है लगातार सेडिमेंटेशन हो रहा है। अब आप डायग्राम को देखेंगे क्योंकि आपको अप्रेजल लेना है और आप अपने कंसेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारे डायग्राम के हिसाब से जो हमने कोबर पर बेस्ड बनाया है, देयर आर टू स्टेबल मासेस, दोनों साइड से सेडिमेंटेशन हो रहा है जियोसिंक्लाइन में। माने ये बाय डिफॉल्ट कौन से जियोसिंक्लाइन को फॉलो कर रहे हैं? लैंड फ्रंट जियोसिंक्लाइन। इनके डायग्राम को देख के साफ पता चल रहा है ना कि हम लैंड फ्रंट जियोसिंक्लाइन पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आई हैव गॉट टू स्टेबल मासेस एंड अ शैलो सीबेड इन बिटवीन। अब वो शैलो सीबेड पर आप दोनों तरफ से लगातार सेडिमेंटेशन कर रहे हो। इस स्टेज को उन्होंने कहा लिथोजेनेसिस। समझ गए? लिथोजेनेसिस से लगातार सेडिमेंट, एक लेयर दूसरा लेयर, सो देयर विल बी कंप्रेशन व्हिच विल जनरेट सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक। अब प्रॉब्लम पकड़ो। बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंटेशन, excessive load of deposited sediments, lithogenesis continued for long। ये जो शैलो ब्रॉड सी बेड है, ये धीरे धीरे डीप होने लगेगा। अभी कुछ क्वेश्चन मत पूछो, डिस्क्रिप्टिव लिख दिया है। ये धीरे धीरे डीप होना शुरू होगा। अगर ये डीप होगा तो क्या होगा? दोनों स्टेबल मास एक दूसरे के पास आएंगे एंड इट विल इंड्यूस कंप्रेशनल स्ट्रेस। जैसे ही सफिशिएंटली डीप और नैरो हो जाएगा और कंप्रेशनल स्ट्रेस का इफेक्ट दिखना शुरू होगा, स्टेज नंबर 2 विल बिगिन। कौन सा स्टेज है? ओरोजेनेसिस। जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट है, जो कुछ पार्ट में सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन गया है, वो अब फोल्ड होना शुरू होगा और फोल्ड होना शुरू होगा तो माउंटेन बनना शुरू होगा। Orogenesis, we are very comfortable with the term. Term orogenesis denotes that there is beginning of folding। और ग्लिप्टोजेनेसिस क्या है? फोल्डिंग खत्म हो गया, जियोसिंक्लाइन बंद हो गया, टर्मिनेशन ऑफ फोल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इन बिटवीन इन्होंने मीडियल मास के बारे में बताया, वो हम थोड़ी देर बाद ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कोबर के कंसेप्ट का जो वैलिडेशन है वो मीडियल मास ही है। अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट टेक्निकली बिल्कुल गलत है। अपनी नॉलेज ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को रिकॉल करो। स्टेबल मासेस माने सियालिक, सीबेड माने सीमा। लाइटर डेंसिटी मटेरियल एक्यूमुलेट करके क्रस्ट को सिंक नहीं कर सकता, और अगर क्रस्ट सिंक नहीं करेगा तो कंप्रेशनल स्ट्रेस कहां से आएगा? आपको समझ में आ रही है? तो क्या रीजन है कि हम कोबर के डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट को पढ़ते हैं? क्योंकि कोबर के डिस्क्रिप्टिव एकदम डिस्क्राइब, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव, जहां कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है, हैव बीन एडेड विद, अब हम सारा कुछ रिमूव कर दे रहे हैं, हैव बीन एडेड विद आर्थर होम्स मैंटल कन्वेक्शन। अब आ गया प्लेट मूवमेंट।
When I combine Kober's geosynclinal concept of mountain building with Arthur Holmes' mantle convection, I find this concept to be a rational preceder of plate tectonic theory in explaining orogeny. आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? आर्थर होम्स के डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट को साइंटिफिक टच किसने दिया है? कोबर के डिस्क्रिप्टिव, आई एम रिपीटिंग, कोबर के डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट को साइंटिफिक ओरिएंटेशन किसने दिया? आर्थर होम्स. कोबर ने कहा deposition will lead to narrowing down and deepening of geosyncline, thus induction of compressional stress. हम बोलते हैं illogical. बट अगर आप कहो प्लेट मूवमेंट, मैंटल कन्वेक्शन, अब मैंटल कन्वेक्शन आपने अपने डायग्राम में ऐड किया. आई हैव गॉट राइजिंग कन्वेक्शन हेयर एंड कन्वर्जिंग हेयर. आप जानते हैं मैंटल कन्वेक्शन, यस ऑल ऑफ अस. इट कैन इंड्यूस कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड दैट कंप्रेशनल स्ट्रेस बाय डिफॉल्ट कैन क्रिएट फोल्ड माउंटेन्स. सो व्हाट आई वांट टू से इज आर्थर होम्स, डायग्राम के बाद लिख लो, mantle convection added rational value to descriptive concept. And now very important statement, making it only rational preceder of plate tectonic theory in explaining mountain building. इसलिए ये डायग्राम हम हमेशा प्लेट मूवमेंट के साथ नोटिस करते हैं. तो आर्थर होम क्या कह रहे हैं? कोबर वॉज राइट, लिथोजेनेसिस. आर्थर होम सेज कोबर वॉज राइट, ओरोजेनेसिस. आर्थर होम सेज कोबर वॉज राइट, ग्लिप्टोजेनेसिस. बट कोबर वॉज नॉट गिविंग अस द करेक्ट मैकेनिज्म. आर्थर होम ने अपना मैंटल कन्वेक्शन उसमें ऐड करके क्या बता दिया? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैंटल कन्वेक्शन, if the geosyncline that has experienced lithogenesis is subjected to compression, it will create fold mountains. पहले बताओ समझ में आया? कोबर का कंसेप्ट why is a rational preceder to plate tectonic theory only when it is combined with mantle convection mechanism, plus it excellently identified medial mass. बढ़े आगे, it excellently identified medial mass. अब medial mass को कैसे जज करें? बोर्ड पर चलेंगे. आप लोग अपना मैप भी खोल सकते हो. कोबर्स जियोसिंक्लाइनल कंसेप्ट डिस्क्रिप्टिव, स्टार मार्क. Why it is a rational preceder of plate tectonic theory to explain orogeny, because it has been enriched by Arthur Holmes integrating mantle convection, thus plate movements. यहां तक आपको समझा दिया. पर क्या कोबर का खुद का कुछ वैल्यू है? सेडिमेंटेशन सही है, फोल्डिंग सही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो कोबर ने हमें दिया है वो मीडियल मास. तो मीडियल मास कोबर का ही क्रेडिट है. कोबर हैज गिवन इट as you know something which we don't call it medial mass any longer, we call it intermontane. कोबर का मीडियल मास का डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है, पर हमने जो दो एग्जांपल्स लिए पहले उसको नोटिस करते हैं. अब आप लोग क्या करोगे? लिख लिया. अब इसको ना थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं. हमें जाना अल्टीमेटली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर है, तो हमें वो हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप दैट बैकग्राउंड. अच्छा, आप क्या करेंगे? अपना मैप ऑफ एशिया ओपन करेंगे. हम आपको यहाँ पर लीड देते जा रहे हैं, हम ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे. यू हैव बीन देयर ऑन मैप ऑफ एशिया मल्टीपल टाइम्स. ये आपका पामीर है, जिसको आप पामीर नॉट बोलते हैं. दिस इज योर कुनलुनशान एंड दिस इज योर हिमालयाज. और इन बिटवीन आपको दिखाई दे रहा है तिब्बतन प्लाटियो. आपको एक एग्जांपल तिब्बतन प्लाटियो लिखवाया डायग्राम पे.
मीडियल मास एज तिब्बतन प्लेट्यू, है ना, दिख गया। अच्छा, आपने डायग्राम जो आपने ड्रॉ करा है उसका थोड़ा सा एनलार्जमेंट अगर देखने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पर जो आपने डायग्राम ड्रॉ करा अभी ओरोजेनेसिस में, उस डायग्राम का सिर्फ एक एनलार्जमेंट लेकर ऐसे इमेजिन करो कि हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया ए बी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए। तो इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो विल इट कम लाइक दिस? जल्दी बताओ। ये हो गया हिमालयास, ये हो गया तिब्बतन प्लेट्यू, ये हो गया कुनलुन शान, बन गया ना मीडियल मास। आपको बात समझ में आ रही है? व्हाट इज मीडियल मास? इंटरमोंटेन, डिकोड करो, सराउंडेड बाय माउंटेन। मीडियल मास कैन बी इंटरमोंटेन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू। ये एग्जाम्पल कोबर ने खुद बताए हैं इसलिए हमने लिखा है, एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे और ढूंढ सकते हो। इट कैन बी इंटरमोंटेन प्लेट्यू और इट कैन बी इंटरमोंटेन प्लेन। पहुंच जाइए मैप ऑफ यूरोप में। डिनारिक एल्प्स तो आपने पढ़ा था डिफॉर्मेशन में भी, पहुंच गए। अलाइनमेंट देखना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आइज को ट्रबल देना पड़ेगा। डिनारिक एल्प्स तो हम पहुंच गए बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। वहां से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ो, प्लेन्स ऑफ हंगरी भी दिया हुआ है, और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट बढ़ोगे तो कार्पेथियन माउंटेन्स भी दिख जाएगा। यस ऑल ऑफ अस, ऐसा ही क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लो जैसा हमने किया है। हंगेरियन प्लेन बन गया ना मीडियल मास, बना कि नहीं? From Dinaric Alps to Carpathian, Hungarian plains makes example of medial mass. Are you getting it, class? Actually, जितने intermontane locations हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने सिलेबस को कवर करते जाएंगे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे, कैन बी टेकन अप एज द रेफरेंस पॉइंट और वैल्यू पॉइंट ऑफ कोबर। अब दोबारा से बात करें, हैव यू लोकेटेड इट? चलो, इंटरमोंटेन भी समझ में आ गया, मीडियल मास भी समझ में आ गया। In the recent theories on mountain building, relax your mind. In the recent theories of mountain building, Kober's geosynclinal concept is identified to be only rational precedent to plate tectonic theory in explaining orogenesis. Reason: it excellently identifies the stages of sedimentation and folding. Plus, it recognizes medial mass which can be intermontane plateau, दोनों सैंपल हमने देख लिया, as Tibetan plateau और intermontane plain, that is Hungarian plain, ठीक है? This concept, though descriptive, while holds its value as a rational procedure, it was excellently integrated with mantle convection by Arthur Holmes. जब तक आप आर्थर होम्स का मेंटल कन्वेक्शन नहीं डालोगे, कोबर का कंसेप्ट इज टू डिस्क्रिप्टिव टू फॉलो. Why are we following it? Because we by default combine it with आर्थर होम्स. अब समझ में आ गया? लेकिन अब इसको ना एनालिसिस पर डालो. Why this concept is not sufficient for us? How many types of mountains are there on the map of world? जिसको आप एंडोजेनेटिक फोर्स के साथ रिलेट कर सकते हो. पैलियोजोइक एंड सेनोजोइक. कोबर का कंसेप्ट बाय डिफॉल्ट सेनोजोइक के बारे में बात कर रहा है. इट इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट पैलियोजोइक. प्रॉब्लम 1, आई डोंट गेट एनी रेफरेंस ऑफ ओल्ड माउंटेन. चलो, सेनोजोइक इज आवर प्राइम कंसर्न, कोई बात नहीं, सेनोजोइक तो बता रहा है. आई टेक सेनोजोइक and then I get on to the reference of how many Cenozoic cordilleras are there on the map of world. 4. Western cordilleras of North America, Indian cordilleras of South America, Alpine cordilleras of Europe and Himalayan cordilleras of Asia. आपने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से अप्लाई करो. He is only talking about लैंड फ्रंट जियोसिंक्लाइन, मतलब सरकम पैसिफिक को तो स्कोप ही नहीं दे रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहला प्रॉब्लम, आई एम नॉट गेटिंग एनी मेंशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स.
दूसरा प्रॉब्लम, आई एम नॉट गेटिंग एनी मेंशन ऑफ पैलियोजोइक फोल्ड. तीसरा प्रॉब्लम, सेनोजोइक फोल्ड में भी आई एम बीन गिवन एम्फोसिस ऑन टेथिस सी जियोसिंक्लाइन ओनली. कंसेप्ट रैशनल हो सकता है बट इट इज इनकम्प्लीट, एंड दैट इज द रीजन आई हैव टू गो टू प्लेट टेक्टोनिक थियरी. हैव यू गॉट इट क्लास? हाउ फार कोबर वाज successful in explaining orogenesis, in the description of mountain building process. Kober was successful in giving us lithogenesis, in giving us orogenesis, and in giving us glyptogenesis as the stages of mountain building with successful recognition of medial masses. His concept proves to be a rational theory applied to study mountain building only in reference to mantle convection of Arthur Holmes. आप लोगों को बात समझ में आ रही है? However, the concept is confined only to, अब ये भी लिख ही देते हैं, हम आपको सारा स्पून फीडिंग दे रहे हैं तो इसको भी नहीं छोड़े. So while this recent theory is insufficient for us, इसको हटा देते हैं. Why this recent theory is insufficient, और मुझे हार कर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर ही जाना पड़ेगा. क्यों ऐसा? Cons. Block mountains ignored. Paleozoic folds not included. Cenozoic cordilleras only along land front geosynclines considered. Thus we have to go to plate tectonic theory, which is the recent most and the most successful theory in giving us mountain building, plate tectonic, और कोई नहीं. आई एम ऑन रिपीटेशन मोड, बिल्कुल रिलैक्स करके रिमाइंड करो. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोबर्स जियोसिंक्लाइनल कंसेप्ट, यू डोंट नीड टू गेट इनटू कंस्ट्रक्टिंग द टाइप्स ऑफ जियोसिंक्लाइन. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय जियोसिंक्लाइन, आइडेंटिफाई इट्स टाइप. फिर कोई मेंशन की जरूरत नहीं है कोबर का कोई जियोसिंक्लाइन कंसेप्ट ऑफ माउंटेन बिल्डिंग है. आप कोबर्स कंसेप्ट ऑफ माउंटेन बिल्डिंग कब लिखोगे? एग्जामिन रीसेंट थ्योरीज ऑन माउंटेन बिल्डिंग. तो रनिंग रेफरेंस में दे दो अमंग द स्कॉलर्स हु अटेम्प्टेड माउंटेन बिल्डिंग in geomorphology, it is only Kober's concept that is identified to be a rational procedure, excellently explains fold orogeny with medial masses. However, this descriptive concept owes its validation because it is integrated with Arthur Holmes' mantle convection. However, for every type of mountain, every details of that mountain, whether it is block or fold mountain, old or young mountain, I get answer in the light of plate tectonic theory. हम उसको कल built up कर चुके. So recent most theory, which is most valid theory in explaining orogenesis, is plate tectonic theory. फटाफट से एंडोजेनेटिक फोर्स को खत्म करना है. बॉक्स आइटम बनाइए, आर्थर होम्स मैंटल कन्वेक्शन. हम मैंटल कन्वेक्शन लिख रहे हैं. इंट्रोडक्टरी पॉइंट है अर्थ्स इंटीरियर्स इन्वॉल्व्स टू टाइप्स of convection. Thermal convection, that is applicable to core that generates geomagnetic property. याद आ गया? Of planet Earth. I hope you are recalling, पूरा डिटेल्स में पढ़ चुके हैं. आपसे कन्वेक्शन पूछे तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरलिंक दे देना चाहिए. अच्छा, दूसरे को बोलते हैं कॉम्पोजिशनल कन्वेक्शन.
which is correlated to mantle convection mechanism of plate movements includes 3 types: whole mantle convection, upper mantle convection and mantle plume. हमने इसको इस सीक्वेंस में किसी रीजन से लिखा है। आप हमें जल्दी से बता देंगे, हम एक डायग्राम खोल रहे हैं, आप हमें जल्दी से बता देंगे कि आप इसको किस स्केल, किस ऑर्डर ऑफ स्केल में जस्टिफाई कर। हमने पढ़ा नहीं है बट कई बार उसको रेफर किया है, डिटेल्स में केस नहीं लिया है। आर वी रिकॉलिंग क्रीप लिक्विफैक्शन में समझाया था ना। तो सॉलिड सब्सटेंसेस भी जो हैं, जैसे सिली पुटी होता है, इट ऑल्सो हैव गॉट द मूवमेंट। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं कि भाई मेंटल माने 60 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर, मेजर पार्ट ऑफ मेंटल इज सॉलिड, एस्थेनोस्फेयर सबस्ट्रेटम है, अपर लेयर लिथोस्फेयर का पार्ट है और बॉटम 200 किलोमीटर सबस्ट्रेटम है, माने प्लास्टिक है, बाकी तो मेसोस्फेयर है। तो इट इज सॉलिड। तो फिर वो कन्वेक्शन कैसे हो सकता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्पोजिशनल कन्वेक्शन। इट इज लाइटर कंपेयर्ड टू निकल एंड आयरन। पहले इस इमेज को देखो, क्योंकि हमने जो पहला इमेज आपको दिखा रहे हैं, ये चीज यहाँ पर पूरी लिखी हुई है, उसको दिखा रहे हैं। अर्थ के इंटीरियर में कितने टाइप का कन्वेक्शन चल रहा है? 2 तरीके का, एक है थर्मल कन्वेक्शन और एक है कॉम्पोजिशनल कन्वेक्शन। ये डायग्राम फर्स्ट लुक में बड़ा ही मिसलीडिंग सा लगेगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम कोई हो ही नहीं सकता। रिकॉल, इनर कोर सॉलिड, आउटर इज लिक्विड। ये जो सारा कन्वेक्शन चल रहा है येलो ब्लॉक में, ये कौन सा कन्वेक्शन है? थर्मल। radioactive interior, liquid core which has created dynamic, mobile, dynamo, geomagnetic property of planet Earth। ठीक है, अब ये नाम बताओ, नाम बताओ। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर। इसका मतलब ये जो आपका लाइट ब्राउन कलर ये मेंटल है। अब इस मेंटल में जो ये कन्वेक्शन चल रहे हैं, ये कन्वेक्शन को आप थर्मल थोड़ी ही बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे? कॉम्पोजिशनल। अब ध्यान से देखें, इस कॉम्पोजिशनल कन्वेक्शन में ये मुझे दिखाई दे रहा है होल मेंटल कन्वेक्शन, ये मुझे दिखाई दे रहा है मेंटल प्ल्यूम। समझ में आ रहा है? इस डायग्राम का मतलब समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ये है पेरू चिली ट्रेंच, इसका मतलब ये पैसिफिक ओशन में। आप पैसिफिक ओशन में हवाईयन आइलैंड है, पेरू चिली ट्रेंच से गए साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, मिड अटलांटिक रिज, अफ्रीका, इंडियन ओशन, मिड इंडियन ओशन रिज, यूरेशिया, फिलीपाइंस ट्रेंच। एग्रेसिव कौन सा होगा? अपर मेंटल या होल मेंटल? अपर मेंटल की होल मेंटल? लिथोस्फेयर, फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फेयर, अपर मेंटल। Upper mantle convection is part and parcel of whole mantle convection. Asthenosphere being substratum projects stronger convection than mesosphere. And one dimension which is not here, आपने उसका पूरा elaborate diagram बनाया हुआ है, उस diagram को भी आप चाहो तो आप देख सकते हो। पहले आप फटाफट ये वाला diagram कॉपी करो। Outer core, mantle, देखो यहां पर क्या वैल्यू लिखा है 670, हमने क्या पढ़ा 650, एनसीईआरटी क्या लिखता है 700। कौन सा डिस्कंटिन्यूटी है ये? रेपिटी। तो अपर मेंटल कन्वेक्शन, डाइवर्जेंस, सबडक्शन, मोर एग्रेसिव। होल मेंटल कन्वेक्शन, अपर मेंटल कन्वेक्शन इज पार्ट ऑफ होल मेंटल कन्वेक्शन। फिर से देखो सबडक्शन, मिड रिज। पहले ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। कर्वेचर में नहीं डेवलप होता तो हॉरिजॉन्टली डेवलप कर लो, पर करो जल्दी से। ये डायग्राम था जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे।
Let me just open that. You have drawn mantle plume. Upper mantle convection may not be independent of whole mantle convection, but upper mantle convection by default is more rigorous, more strong, and it is the facilitator of plate movements. Whole mantle convection includes multiple large cells of mantle convection, which is identified to be comparatively less rigorous. It is related to the similar plate movements that we have identified. आर्थर होम्स का अगर कंसेप्ट ही आपसे पूछ ले मैंटल कन्वेक्शन, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंटल कन्वेक्शन के 3 पार्ट इज व्हाट ही हैज एडवोकेटेड. मैंटल प्लूम कोरिलेट टू द स्पॉट दैट इज कनेक्टेड टू द वार्मर इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, that can be at core mantle boundary from where there is continuous ejection of magma. अगर ये magma truly lithosphere पर eject out होगा तो hotspot volcano बनाएगा, नहीं तो कल की क्लास को रिकॉल करो, क्या बनाएगा? Black smokers, hydrothermal vents. Hydrothermal vents benthic habitat है, केमोट्रॉप्स होते हैं वहां पर. अगर वहां पर मैग्मा इजेक्शन होना शुरू हो जाएगा तो हैबिटेट थोड़ी रहेगा. सो एवरी सच हॉटस्पॉट डू नॉट एमिट वोल्केनो मैग्मा. अगर मैग्मा इजेक्ट करे तो फिर वो आपको क्या बनाएगा? हॉटस्पॉट वोल्केनोस, जैसे आपने हवाईयन आइलैंड्स पढ़े. बॉक्स आइटम को क्लोज कीजिए, अपने बेस फ्लो चार्ट पर चले जाइए जो काफी पेजेस बैक होगा, जो हमने एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक का बनाया था. बिकॉज वी आर डन विद एंडोजेनेटिक and all set to go to exogenetic forces now. अपने फ्लो चार्ट को देखो. एक्सोजेनेटिक फोर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेडेशन, वेदरिंग विद मास वेस्टिंग. आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं. Come on class, waiting for your go ahead. What are endogenetic forces? Hypogene processes, tectonic forces caused by earth movements. अब आपको earth movements का सारा clarity आ गया. That is variability developer. I have 3 principal types of endogenetic force, wherein earthquake do not qualify to be variability developer. Volcanism and mountain building definitely develop second order relief features. I have created variation. Let us now talk about levelers. बोलते जा रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स लिखते जा रहे हैं, उसको आप देखते जाओ क्योंकि वही हमारे स्टडी को आगे लेकर जाएगा. सो आई एम बैक ऑन माय एक्सोजेनिक और एपीजीन प्रोसेसेस. Levelers essentially relates to gradational agents, essentially dominating the gradational agents. That includes running water, ग्लेशियर, सी वेव्स. हम लगभग इसी सीक्वेंस में इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे. और एक रीजन है इस सीक्वेंस में पढ़ने का, वो रीजन भी समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. एंड विंड, रनिंग वाटर हैविंग यूनिवर्सल प्रेजेंस. तो लॉजिक है कि हम अपना इंट्रोडक्शन इसी के रेफरेंस पे लें. ग्लेशियर कहाँ होता है? हाई ऑल्टीट्यूड या हाई लैटीट्यूड. सी वेव्स कहाँ होते हैं? कोस्टल रीजन में.
विंड कहाँ इफेक्टिव है? डेजर्ट्स में। अपना पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हमने लिख दिया। अब बिल्कुल ऐसे कॉपी डाउन करो, ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 मुझे पॉइंट 3 पर ले जाएगा जहाँ आई विल बाय डिफॉल्ट बी फोकसिंग ऑन रनिंग वाटर। तो मुझे अपने आप को रीजन तो देना पड़ेगा ना कि हम रनिंग वाटर से इंट्रोडक्शन की है। या फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी विलियम मॉरिस डेविस कंसेप्ट, डिविसियन कंसेप्ट इज वाई बेस्ड ऑन रनिंग वाटर। लॉजिक आना चाहिए, तो वी वांट टू जस्ट क्रिएट दैट लॉजिक। लिख लिया। अब आपको मैप खोलना है, आप मैप खोलिए, नहीं खोलना है तो आप विजुअलाइज रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो खोल लो, आपकी मर्जी। अब हम ग्लेशियर को अगर पिकअप करें, ग्लेशियर्स आर मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस फॉर द टाइम बीइंग। अभी हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, ग्लेशियर को पूरी तरह से पढ़ना है एज एन इफेक्टिव एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ग्लेशियर एज मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस इज सोर्स फ्रॉम स्नोफील्ड। स्नोफील्ड के लिए आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम कंसिस्टेंटली नहीं रहेगा, आप स्नोफील्ड डेवलप नहीं करोगे। स्नोफील्ड इज दैट एरिया वेर यू हैव ह्यूज एक्यूमुलेटेड मास ऑफ स्नो एंड आइस, और ये एक्यूमुलेशन जब एंगल ऑफ रिपोज को सरपास कर जाता है, देन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन स्लोप, और वही मूविंग मास ऑफ स्नो एंड आइस को ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर एज एन इफेक्टिव एजेंट ऑफ ग्रेडेशन कहां होगा? हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयास या हाई लैटिट्यूड रशिया। ऑल्टीट्यूड हिमालयास या हाई लैटिट्यूड रशिया। ठीक है, ठीक है। मैप ऑफ एशिया खोल लो, ऑल्टीट्यूड को छोड़ देते हैं, मैप को देखकर लैटिट्यूड को पिकअप करते हैं। एशिया के मैप पर आप साइबेरिया में पहुंच गए हैं, पहुंच गए। साइबेरिया को फिजिकल मैप पर ट्रांसफर करो। वेस्ट में साइबेरिया ग्रीन दिख रहा है, सेंटर में साइबेरिया येलो दिख रहा है, और ईस्ट में साइबेरिया ब्राउन पैचेस दिख रहा है। और आपके ये तीनों ही कलर की बाउंड्री रिवर्स बना रही हैं। रिवर ओब, रिवर येनेसी, रिवर लीना, तीनों का माउथ आर्कटिक ओशन है। दिखा कि नहीं? चलो भाई, प्रूव हो गया। जहां पर ग्लेशियर एज एन इफेक्टिव एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है, रिवर दिखाई दे रही है। एक रिवर ले लो, सबसे आसान नाम ले लो, रिवर लीना। चलेगा? मिला रिवर लीना? ईस्ट 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 मिल गया, रिवर लीना। ठीक है। सो वेयर ग्लेशियर इज देयर आई कैन सी रिवर। अग्री कर गए? चलो दूसरी चीज के लिए, द लास्ट थिंग दैट वी हैव रिटन, विंड इज इफेक्टिव एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इन डेजर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा। पहुंचो मैप ऑफ अफ्रीका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में रहिए, फिजिकल मैप पे ट्रांसफर कर दीजिए। पूरा इलाबोरेटली सहारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट, in its eastern margin has got a country called Egypt. Political map पे पकड़ो, Egypt, Sudan, कल ही पढ़ा था हमने, is in the catchment area of lengthiest river of the world, Nile. जहां पर wind is an effective agent of gradation, desert, वहां पर भी river दिख गई। और अब मैप का काम नहीं है, आप कोस्टल एरियाज को काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रहे हो, शोर लाइन, कोस्ट लाइन, फिर सुनामी, जहां पर सी वेव एक्ट करेगा। यू नो ऑर्डिनरी सी वेव्स, जहां सी वेव काम करता है ऑन शोर, वहीं पर तो रिवर अपना डेल्टा बनाती है। सो हैव आई प्रूव्ड द पॉइंट? ग्लेशियर, सी वेव्स और विंड अपने लोकेशन से स्पेसिफिक हैं, रिवर हर जगह है। तो रिवर बिकम्स यूनिवर्सल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। कल बताया था यूनिफॉर्मिटेरिज्म ऑफ हटन, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, which is based on the notion that all the processes which are operational on the face of the earth today have remained operational throughout the geological history. Time, location and magnitude can vary. So yesterday glaciers were universal agent, today river is universal agent.
तो हम अपने इंट्रोडक्शन को रनिंग वाटर के साथ लेंगे। आप देखो ध्यान से, हमने रिवर नहीं लिखा है, रनिंग वाटर लिखा है। और अब हम पॉइंट 3 बनाएंगे तो हम रनिंग वाटर को भी चेंज कर देंगे। सिलेबस में लिखा है चैनल मॉर्फोलॉजी, तो हम चैनल को जरूर इंक्लूड करेंगे, बट हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन पर ले रहे हैं। आप लोग यहाँ तक कन्विंस्ड हैं? इसी पॉइंटर को, यूनिवर्सल प्रेजेंस को हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में बना रहे हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन टुगेदर। चलो एक पॉइंट नहीं, हम अलग पेज पर ले जा रहे हैं। चलो हमने यहाँ पर पिकअप किया, तो हम चेंज कर रहे हैं फ्लूवियल एक्शन stand synonymous to water action. Water action can project itself into splash erosion, sheet erosion, rill और gully erosion, and stream erosion. Where rill and gully marks up the beginning of channel flow, eroding basins, leaving interfluves in between. ABCD कर देते हैं क्योंकि सारे टर्म्स बड़े ही क्रूशियल हैं। कोई भी चीज को शुरू करने से पहले भागना नहीं है कि हमें तो पढ़ना है चैनल, भाग जाओ चैनल पर। एग्जामिनर ने फ्लूवियल एक्शन दे दिया और आप चैनल पर अटके हो तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। एक्शन, वाटर एक्शन, अम्ब्रेला टर्म। सिलेबस में लिखा है चैनल मॉर्फोलॉजी, तो चैनल टर्म हमने ऐड कर लिया, चैनल फ्लो। अब हम इसको चैनल मॉर्फोमेट्री, चैनल मॉर्फोलॉजी करके एक्सप्रेशंस अप्लाई करेंगे। आई एम नाउ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, विजुअलाइज करो और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्लूवियल एक्शन, वाटर एक्शन। वाटर एक्शन को आप किस किस लेवल पर डिमार्केट आउट कर सकते हो? वाटर एक्शन को आप डिमार्केट आउट कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर के रेफरेंस पे। पहला नाम लिखा है आपने स्प्लैश इरोजन। प्लीज इमेजिन, हम पॉइंटर्स चाहे तो लिख लेंगे, नहीं तो आप लिख लो, समझने के बाद दोबारा से बोल देंगे। स्प्लैश, इमेजिन दैट यू आर इन सैंडी एरिया जहां कोई वेजिटेटिव बैरियर नहीं है और सरफेस जो है वो मॉइस्चरलेस है। Magnified glass, slow motion, every falling rain drop is capable of creating a crater. Of course temporary होगा, as soon as water will get evaporated वो crater back to square one हो जाएगा, but every rain drop has the capacity to erode unsaturated or dry sandy surface. इसको बोलते हैं splash erosion. स्प्लैश इरोजन इन्वॉल्व्स लीस्ट वाटर वॉल्यूम, जहां पर आप रेन ड्रॉप की कैपेसिटी को अप्लाई कर रहे हैं। वाटर वॉल्यूम बढ़ा दो। सेकेंड लिखा है शीट इरोजन। शीट इरोजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ड्रायर एरिया। वहां पर आप एक रेन ड्रॉप की बात नहीं करके किसकी बात कर रहे हो? एक्यूमुलेटेड रेन वाटर। कहने का मतलब आपने सडन रेन एक्सपीरियंस किया, एक एक रेन ड्रॉप को नहीं लेकर वो सारा वाटर जो एक साथ प्रेसिपिटेट हुआ, अगर हल्का सा ग्रेडियंट ऐड कर दें तो क्या होगा? पूरा का पूरा टॉप शीट इन द इक्वेशन ऑफ फ्लैश फ्लड। डेजर्ट्स, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट विंड, वी हैव टू टॉक अबाउट डेजर्ट्स, सो डेफिनेशन ले लेते हैं। इन ज्योग्राफी, deserts are defined to be the locations with less than 50 centimeters of rain, drier area है। बट ये अपने आप में बड़ा इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा? दिल्ली की एनुअल प्रेसिपिटेशन 45 सेंटीमीटर, तो क्या दिल्ली इज अ डेजर्ट ना? तो अगर हम सिर्फ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन लें दैट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन लेस देन 50 सेंटीमीटर्स मेक्स मी अ डेजर्ट, ये अपने आप में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है।
तो हम इसको स्पेसिफाई करें. व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट्स आर लोकेशन वेयर evaporational loss is more than precipitational gain. Deserts are the location where evaporational loss is more than precipitational gain. इसलिए वहां पर हमेशा ड्राई कंडीशन रहता है. डेजर्ट्स ऐसा लोकेशन नहीं है जहां बारिश नहीं होती. डेजर्ट ऐसा लोकेशन है जहां बारिश कम होती है या नॉन डिपेंडेबल बारिश होती है. सो इन डेजर्ट इफ देयर इज सडन रेनफॉल दैट टेक्स प्लेस, व्हाट विल हैपन? It will create flash flood, flash of a camera. मतलब थोड़ी देर के लिए हर जगह पानी दिखाई दे रहा है, उसके बाद हर जगह से पानी इवेपोरेट हो जाएगा. So during that time what will happen? आपने water volume बढ़ा दिया, you are capable of transporting, eroding complete top sheet if there is a gradient. इसको बोलते हैं sheet erosion. तो splash erosion किसके साथ कनेक्ट हुआ? Rain drop. शीट इरोजन किसके साथ कनेक्ट हुआ? फ्लैश फ्लड. दोनों कहां पर कॉमन है? एरिड लोकेशंस. एरिड लोकेशन का मतलब क्या होता है? ड्राई. इवेपोरेशनल लॉस मोर देन प्रेसिपिटेशनल गेन. एक एक लाइन लिखो, पर लिखना जरूर अगर क्वेश्चन में फ्लूवियल एक्शन पूछा है. अब इसके बाद आता है रिल या गली इरोजन. आपने डेफिनेटली देखा है, हमारे कंट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लूनी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. देर आर मेनी सीजनल स्ट्रीम्स जो ड्राई सीजन में बिल्कुल सूख जाती है, मतलब आपको दिखता ही नहीं है कि वहां पर कोई रिवर है, और रेनी सीजन में वहीं पर ही वाटर मूवमेंट दिखाई देता है. दे आर कॉल्ड सीजनल स्ट्रीम्स, दे आर कॉल्ड टेम्पररी स्ट्रीम्स. ये जो छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें वन टाइम ऑफ द ईयर वाटर इज देयर, अनदर टाइम ऑफ द ईयर वाटर इज नॉट देयर, दे आर कॉल्ड स्ट्रीमलेट्स. अब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल टर्म्स पढ़ना पड़ेगा. स्ट्रीमलेट्स, आप उसको बोलो स्मॉल रिवर्स. और स्ट्रीम इरोजन को कर दो रिवर इरोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है उसको अप्लाई करें तो व्हाट आर रिल और गली? It goes with streamlets. And what is stream erosion? It is river erosion. ये दोनों किसके साथ रिलेट करती हैं? चैनल फ्लो. इनका अपना स्पेसिफाइड पैसेज है. इन्होंने अपना स्पेसिफाइड पैसेज डेवलप किया है बाय इरोजन. समझ में आ रहा है? अब ये देखो, दिस इज वन रिवर, दिस इज अनदर रिवर. अब इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल लुक देते हैं तो आपको समझ में आएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं. ये मेरा एक रिवर फ्लो कर रहा है, ये मेरा दूसरा रिवर फ्लो कर रहा है. एक स्ट्रीमलेट बोल दो, एक स्ट्रीम बोल दो. स्ट्रीमलेट और स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है? स्ट्रीमलेट इज अ स्मॉलर स्ट्रीम, सीजनल स्ट्रीम दैट हैज गॉट लेसर वाटर वॉल्यूम. स्ट्रीम is a perennial stream, have got higher water volume. दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? both of them are channel flow. चैनल का मतलब इनके पास अपना स्पेसिफाइड पैसेज है. इन दोनों के चैनल में, चैनल के बीच में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको आप इंटरफ्लूव बोलते हो. इंडिया में बोलते हैं ना. दोआब इज इंटरफ्लूव. दोआब में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, डिपोजिशन. वो डिपोजिशन के हिसाब से आप दोआब्स को भांगर और खादर दोनों डालते हो, और वो इंडियन टर्मिनोलॉजी है. व्हाट इज इंटरफ्लूव? इंटरफ्लूव इज दैट नॉन इरोडेड पार्ट विच सेपरेट्स टू चैनल. अच्छा, एग्जामिनर ने पूछा फ्लूवियल एक्शन. शुरू होगा स्प्लैश, शीट, रिल और गली, स्ट्रीम. एग्जामिनर ने पूछा चैनल फ्लो. स्प्लैश और शीट को हटा दो. स्ट्रीमलेट्स, रिल और गली, मेरे पास बहुत कम वाटर वॉल्यूम है. आई एम ओनली एक्टिव ड्यूरिंग अ सीजन, पर आई एम एक्टिव विद माई चैनल. अब मेरे पास वाटर वॉल्यूम ज्यादा है एंड आई एम अ पेरिनियल स्ट्रीम, सो आई एम स्ट्रीम एक्शन. तो चैनल फ्लो रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ इनटू स्ट्रीमलेट एंड स्ट्रीम. कुछ कहने की जरूरत नहीं है. हमारा फोकस फ्लूवियल एक्शन का किस पर होता है? चैनल. और चैनल पर किस पर होता है? स्ट्रीम एक्शन.
But if you encounter a question on fluvial action, you should talk about the other three. आपको बात समझ में आ गई? इंटरफ्लूव का डायग्राम ड्रॉ करो, हमें गो अहेड दो, हमें आगे बढ़ना है। स्टेप नंबर 2 क्रिएट करेंगे। डायग्राम हम रिमूव कर देंगे। फ्लूवियल एक्शन पार्ट 1 हो गया। Channel flow tends to erode and develop their channels, leaving behind interflow between them. Have you understood? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हमने कॉलम 1 से क्या उठा लिया? हमने कॉलम 1 से क्या उठा लिया? चैनल। चैनल के कौन से 2 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? चैनल के कौन से 2 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? रिल और गली इरोजन एंड स्ट्रीम इरोजन। रिल और गली इरोजन किसके साथ एसोसिएट कर रहा है? स्ट्रीमलेट्स। हाउ डू आई डिकोड स्ट्रीमलेट्स? स्मॉलर स्ट्रीम्स, सीजनल स्ट्रीम्स। ठीक है, ओके। आई गेट ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्ट्रीम इरोजन कॉलम 1 से ले लिया। विद हाईएस्ट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को हम दूसरे कलर में लिखना चाहेंगे, अभी हाईएस्ट ही लिखते हैं। चलो, हाईएस्ट वाटर वॉल्यूम डिनोट्स स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट इफेक्टिव channel erosion. However, streams experiences water volume fluctuations called stream regimes. We have 3 types. Number 1, simple regime. Number 2, complex regime. Number 3, complex compound regime. अभी हमारे साथ प्लीज लिखते जाइए। नहीं समझ में आ रहा है, नो वरीज, समझा रहे हैं। इसको सेंटर स्टेज पे ले आते हैं, बाद में श्रिंक कर देंगे। क्या सेकंड पॉइंट में स्टेज हाउएवर अब्लेशन, आप बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन लिखोगे। अब हमें बस एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा और श्रिंक करना पड़ेगा। जब सारे पॉइंटर्स लिख लेंगे तो उसके बाद उसको समझना आसान होएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्लाइमेट में तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे, इसलिए सैम्पलिंग उन रिवर्स की कर रहे हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि क्लाइमेट तक इनको रोक कर रखना भी समझदारी नहीं है। हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं लिखना है। लिखने के बाद गो अहेड दोगे और उसका पेन ड्रॉप करके इसको ध्यान से सुनोगे और समझोगे। अच्छा, पेन ड्रॉप कर दो। फ्लो चार्ट बिल्कुल आपके सामने है, लेट इट बी ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास आपके रजिस्टर में भी इंफॉर्मेशन है। एकदम डीप ब्रेथ लो, सोचो। कॉलम 1 से कॉलम 2 की तरफ गए, कॉलम 2 से आगे बढ़ेंगे। दिस इज हाउ विल क्रिएट द बैकग्राउंड कि जब डेविस के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें ये स्ट्रगल ना करना पड़ेगी रेजिम क्या था, अबरेजन क्या था, अबलेजन क्या था, फिर डेविस का कंसेप्ट तो साइड में रह जाएगा, हम यहाँ पर लटके रहेंगे। तो ध्यान से सुनो। We have taken first pointer, we are introducing ourselves to exogenetic force, है ना। और exogenetic force में हमने कहा ग्रेडेशनल फोर्सेस जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब ग्रेडेशन फोर्स का डेफिनेशन एनसीईआरटी से हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, अभी लिखवाया नहीं है। एज वी प्रोसीड फर्दर वो अपने आप क्लैरिफाई होता जाएगा, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में ही क्लैरिफाई कर देंगे।
Gradational forces are more prominent than weathering and mass wasting as per our flow chart. तो weathering and mass wasting अभी वेट कर रहा है, उसको वेट करने दो. Gradational forces are 4: रिवर, ग्लेशियर, सी वेव, विंड. जिसमें रिवर जो है वो यूनिवर्सल है. हमने डायरेक्ट रिवर सेलेक्ट करने के बजाय फ्लूवियल सेलेक्ट किया, तो बाकी 3 छूट गए. हमने फ्लूवियल पिकअप किया. फ्लूवियल एक्शन includes in increasing order of water volume. Fluvial action includes in increasing order of water volume splash erosion, sheet erosion, gully or rill erosion and stream erosion. जितना ज्यादा वाटर वॉल्यूम होगा फ्लूवियल एक्शन उतना स्ट्रांग होगा. तो कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि स्ट्रीम इरोजन सबसे डोमिनेंट होगा. माने फ्लूवियल एक्शन कैन हैव 3 more dimension to it, but it is stream erosion that is dominant. अब कॉलम 1 से हम क्या डिराइव कर रहे हैं? Why stream erosion is dominant? Because stream denotes highest and consistent water volume. कॉलम 1 को हटा दो, स्ट्रीम को पकड़ लिया. स्ट्रीम इज मच कॉमनली, अगर टेक्निकल टर्म ना अप्लाई करें और जनरल यूसेज टर्म अप्लाई करें, स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर रिवर्स. देयर आर सो मेनी रिवर्स ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड. रिवर्स बाय डिफॉल्ट शोज चैनल फ्लो. रिवर बाय डिफॉल्ट शोज कंसिस्टेंट वाटर लेवल, या एटलीस्ट फ्लूवियल एक्शन में रिवर डेफिनेटली शोज हाईएस्ट वाटर लेवल. पर यहां पर कंसिस्टेंट लिखते लिखते रुक क्यों गए? क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है अपने आप में थोड़ा सा गलत शब्द है. इन 4 एक्शन के कंपैरिजन में स्ट्रीम हैज गॉट हाईएस्ट एंड कंसिस्टेंट वाटर, परफेक्ट. बट क्या रिवर्स में वाटर हमेशा एक ही लेवल पर साल भर रहता है? नहीं. रिवर्स अटेन इट्स डिस्चार्ज फ्रॉम 2 principal sources. पेन ड्रॉप कर दीजिए, कुछ नहीं लिखना है, लिख लिया सब कुछ. Rivers attain its discharge from 2 principal sources. एक है रेन और दूसरा टर्म लिखा है यहाँ अबलेशन. अब नेक्स्ट स्टेप पे ग्लेशियर पढ़ोगे, डिले करने का कोई मतलब नहीं है. What is ablation? Melting process of ice. सारी रिवर ग्लेशियल फेड नहीं होती. गंगा biggest river of our country, Godavari second biggest river of our country. Ganga has got 2 discharge sources. रेन वाटर भी है, अबलेशन भी है. गोदावरी में अबलेशन कहां से आएगा? गोदावरी इज सोर्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन 1300 मीटर है. इंडिया के लैटिट्यूड को देखकर स्नो लाइन की हाइट होती है 4500 मीटर्स. तो वेस्टर्न घाट में थोड़ी ना स्नोफील्ड है. किसी भी रिवर को 2 पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज के साथ एसोसिएट करते हैं. कौन कौन सा? रेन वाटर एंड अबलेडेड वाटर. अबलेडेड वाटर का क्या मतलब हुआ? आइस मेल्ट वाटर. ठीक है, इसको कंबाइन करना है और ये जज करना है कि स्ट्रीम इरोजन, कॉलम 1, स्ट्रीम इरोजन is dominating fluvial action because it has got highest water volume. अब ऐड कर रहे हैं कॉलम 2. but streams do not show consistent water level. In the annual cycle, water volume in stream fluctuates. That fluctuations in water volume of stream is called stream regime. आगे टेक्निकल टर्म शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन आ सकता है रिवर रेजीम पर. अब रिवर रेजीम का समझ में आ गया. रिवर्स आर अटेनिंग स्ट्रीम. बहुत डिफिकल्ट है तो रिवर कर लो, रिवर नहीं तो स्ट्रीम, दोनों सिनोनिमस टर्म. Rivers have fluctuations in their water volume because they have 2 sources of discharge. उसको कंबाइन करके जब हम मैप ऑफ वर्ल्ड में लैंड करते हैं तो हम 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ रेजीम को डिस्टिंग्विश करते हैं. सिंपल रेजीम, कॉम्प्लेक्स रेजीम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रेजीम. कॉम्प्लेक्स रेजीम को हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सेकंड ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हैं. अब पहले समझो, फिर वो सिनोनिमस टर्म लिख देंगे, कॉपी कर लेना. सिंपल रेजीम का क्या मतलब हुआ? इमेजिन करो, ये बड़ा क्रूड सा डायग्राम बनता है, इसलिए हम बनाते नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर आप लोग बना देते हैं. मान लीजिए हमारा वर्टिकल एक्सिस पर वाटर वॉल्यूम प्लॉट हो रहा है और हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मंथ प्लॉट हो रहे हैं. तो आप शुरू कर रहे हो जनवरी से, पहुंचोगे दिसंबर यहाँ पर.
और फिर जनवरी में आना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्लाई करो, हमने रिवर गंगा लिखा है जानबूझकर और लास्ट में गेंजेटिक सिस्टम लिखा है। रिवर गंगा, रिवर गंगा इज रिवर ऑफ मॉनसूनल क्लाइमेट। मॉनसूनल क्लाइमेट हैज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, समर कंसंट्रेटेड रेन। अब इस समय मॉनसूनल क्लाइमेट सीजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वी आर एक्सपीरियंसिंग 70% प्लस ऑफ एनुअल रेन राइट नाउ। और आइस मेल्ट कब होगा? समर्स में ही होता है। तो इमेजिन करो, जनवरी फरवरी में रिवर गंगा का वाटर वॉल्यूम कम है, मार्च से वाटर वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा। क्यों? मेल्ट ऑफ आइस। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक पीक पर आ जाएगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर लो हो जाएगा। अब दिसंबर को आपने कंटिन्यू करना है जनवरी में, तो आपका रिवर रेजीम कैसा हुआ? 1 हाई 1 लो। कब होता है 1 हाई 1 लो? व्हेन दी, अब रेनफॉल सीजन अलग हो सकता है, आइस मेल्ट सीजन तो समर ही होगा। व्हेन रेन एंड अबलेशन इज टुगेदर इन टाइम, तो अबलेशन को तो समर्स में ही होना है, तो ऑटोमेटिकली रेन को अप्लाई कर लो कि रेनी सीजन भी समर है और मेल्ट ऑफ आइस भी समर है। तो किस तरह का रेजीम डेवलप होगा? सिंपल रेजीम। समझ में आ गया? हटा दो साइड में। सेकेंड आता है आपका कॉम्प्लेक्स रेजीम। कॉम्प्लेक्स रेजीम में ट्विन मैक्सिमास होते हैं। अब ये इंट्रूजन है क्लाइमेटोलॉजी में, छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट है जिसको मॉनसूनल क्लाइमेट का ऑपोजिट बोलते हैं। सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट अपना नाम लेता है मेडिटेरेनियन सी से। ये क्लाइमेट हमारे क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट का ऑपोजिट है। क्यों है हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे अभी, वो क्लाइमेटोलॉजी का डोमेन है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस लॉन्ग हॉट समर ड्राउट एंड विंटर कंसंट्रेटेड रेन। हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। अगर हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के रिवर हैं, हमने यूरोप की लेंथीएस्ट रिवर को सिलेक्ट किया है, डेन्यूब। अगर हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के रिवर हैं तो मेरे पास 2 डिस्चार्ज आ रहा है, समर्स में आएगा अब्लेशन से और विंटर्स में आएगा रेन से। तो साल में हम 2 मैक्सिमास तो डेवलप कर ही लेंगे। एग्जाम्पल डेन्यूब। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स रेजीम। कॉम्प्लेक्स रेजीम में एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है अमेजन, ये भी इंक्लूजन इन क्लाइमेटोलॉजी है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट 10 degrees north to 10 degrees south. Equatorial climate is defined to be the climate that doesn't experience season cycle. सारे साल भर गर्मी पड़ती है, कोई सीजन साइकिल नहीं है, बट इट एक्सपीरियंसेस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो अगर आप लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजन के बारे में सोचो तो साल भर इसका वाटर वॉल्यूम जो है वो लगभग एक ही लेवल पर रहना चाहिए। बट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस 21st March 23rd September, during equinoxes I experience rainfall maximas. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या बन गया? डुअल मैक्सिमास। कौन कौन से क्लाइमेट में बनता है? रेजीम ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्डर, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में और इक्वेटोरियल क्लाइमेट, उसी का सैंपलिंग लिया। मेडिटेरेनियन में रिवर डेन्यूब है और इक्वेटोरियल में रिवर अमेजन। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर गंगा एंड गेंजेटिक सिस्टम, रिवर डेन्यूब एंड डेन्यूब सिस्टम, रिवर अमेजन एंड अमेजन सिस्टम? जब आप रिवर गंगा बोलते हो तो अलकनंदा भागीरथी को कॉन्फ्लुएंस करो, क्योंकि गंगा वहीं से शुरू होती है, नहीं तो भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस से बनी रिवर गंगा। तो आप रिवर गंगा को अलकनंदा भागीरथी से कनेक्ट करो, उसका उसको लेकर चले जाओ बे ऑफ बंगाल तक। एक इंडिविजुअल रिवर को जब आप स्टडी कर रहे हो तो वो रिवर गंगा है। और जैसे आप बोलते हो गेंजेटिक सिस्टम, गंगा एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, अमेजन एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, डेन्यूब एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, आपको समझ में आ रहा है? हवांगी एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी बिग रिवर सिस्टम्स हैं उनका रेजीम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। टू डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसाइडर, क्योंकि अलग अलग ट्रिब्यूटरी, सोच के देखो ना, ट्रिब्यूटरी को ट्रिब्यूटरी ही बोलते हैं। आफ्टर प्रयागराज रिवर यमुना सीजेस टू एग्जिस्ट, उसने अपना वाटर ट्रिब्यूट कर दिया गंगा को।
तो जितनी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज होंगी वो क्या रिवर के सिस्टम के रेजीम को फ्लक्चुएट नहीं करेंगे. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू पुट देम इनटू एनी स्पेसिफाइड रेजीम. हम सेफली उसको कहां डाल देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. पर स्टडी में हम किसको ज्यादा रेफर करते हैं, स्ट्रीम्स रादर देन सिस्टम. बट अगर आप आंसर लिख रहे हो रेजीम पर तो यू शुड टॉक अबाउट रिवर सिस्टम्स ऑल्सो. पहले बताओ समझ में आ गया, परफेक्टली डन. स्टेप 1 से निकाला स्ट्रीम इरोजन. स्ट्रीम इरोजन को क्यों निकाला, क्योंकि वाटर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और फ्लूवियल एक्शन को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा. फिर कहा कि वाटर वॉल्यूम इन स्ट्रीम डू नॉट रिमेन कांस्टेंट. Fluctuations in water volume in a stream is called river regime. River regime is regulated by two sources of discharge of river, rainwater and ablated water. Based on that, we classify two principal types and third one is the tail ender, क्योंकि वो तो system पर जा रहा है ना. Two principal types of regime, simple, complex. Complex compound किसके साथ जाएगा, सारे river system को डाल दो complex compound. आगे बात समझ में. कॉलम 3 पर जा रहे हैं. हमने स्ट्रीम यहां से लेकर रेजीम ले लिया यहां पर. अब हम लेकर जा रहे हैं आगे, और जैसे ही आगे पहुंचते हैं चैनल मॉर्फोलॉजी टर्म अप्लाई हो जाता है. तो कॉलम नंबर 3 नेक्स्ट पेज पर बनाएंगे. सिलेबस में ये टर्म लिखा हुआ है. इसको मॉर्फोमेट्री भी बोल सकते हैं. रिलेट्स टू स्ट्रीम एक्शन एंड मूवमेंट. हम पहले ना सारे टर्म्स लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे. इफ यू आर राइटिंग आंसर ऑन चैनल मॉर्फोलॉजी, आपको इस फ्रेम पर आंसर लिखना पड़ेगा, नॉट एज रिवर एज एन एक्टिव एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. चैनल मॉर्फोलॉजी मतलब आपको फ्लो टाइप, व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्शन दैट रिवर आर डूइंग, उसके साथ ऐड करके कि भाई प्लीज रिकॉल करो वी शेप्ड वैली. अभी 2 मिनट पहले आपको एक टर्म बताया, अबलेजन. अबलेजन इज मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस. यहां पर लिखा है अबरेजन. अबरेजन हैज गॉट 2 डायमेंशन, डीपनिंग एंड वाइडनिंग. When river move down the slope, it tends to cut its bed and its bank. This process is called abrasion or corrasion. Abrasion के 2 डायमेंशन हो सकते हैं, वर्टिकल abrasion and horizontal abrasion. वर्टिकल abrasion को क्या बोलोगे, वैली डीपनिंग. हॉरिजॉन्टल को क्या बोलोगे, वैली वाइडनिंग. अच्छा, अब इमेजिन करो, सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं. आप इमेजिन करो कि ऐसे ग्रेडियंट में आप चैनल को मूव करा रहे हो. विल इट बी मूविंग फास्ट कंपेयर टू दिस? स्टीपर द ग्रेडियंट, हायर वेलोसिटी विल बी द मूवमेंट ऑफ चैनल. जेंटलर द ग्रेडियंट, चैनल विल बी मूविंग मोर स्लो, sluggish. Fast moving streams are always straight moving streams. Slow moving streams are always sluggish. Sluggish movement is called meandering. देखो डायग्राम. If my gradient, आपने लिस्ट 1 बना रखा है ना, उसी लिस्ट के साथ उसी कॉलम में नीचे की तरफ ऐड कर लो साइनस और स्ट्रेट फ्लो. साइनस और स्ट्रेट फ्लो का क्या मतलब है? It denotes fast moving stream. फास्ट मूविंग स्ट्रीम किसके साथ रिलेट करेगी? स्टीपर ग्रेडियंट के साथ. एंड इट दस विल बी हैविंग मोर इरोजन. आपके नेक्स्ट कॉलम में इरोजन आ रहा है ना. एंड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी. समझ में आ रहा है कि नहीं? इन कंपैरिजन, डायग्राम बनाकर लिखो जैसा आपको इस डायग्राम पे बता रहे हैं. इन कंपैरिजन, meandering denotes sluggish flow. स्लगिश फ्लो को कौन से ग्रेडियंट के साथ एसोसिएट करते हो? जेंटलर ग्रेडियंट.
इस ग्रेडियंट में स्ट्रीम का इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी वीक हो जाएगा. सो वीकर इन इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब इस डायग्राम के बेस पर पढ़ाने का एक ही रीजन है, अब उसको आप नोटिस करो जरा ध्यान से. ब्लू लाइन से बनाया है. कैन यू नोटिस दैट साइनस और स्ट्रेट फ्लो रिलेट्स टू नैरो चैनल. वैली बहुत नैरो है, ये ब्रॉडर वैली है, ये आपको ऐड कर लेना है. इट विल ऑलवेज रिलेट टू नैरो वैली, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू वाइडर वैली. मियांडरिंग माने स्लगिश फ्लो. इरोजन ट्रांसपोर्टेशन मियांडरिंग में वीक होता है, खत्म नहीं होता. अब वहीं पर आप रिवर के फीचर्स पढ़ेंगे. पहले आपको मुझे बताना है आपको यहां तक समझ में आ गया. तीसरा नाम क्या लिखा है फ्लो टाइप में? ब्रेडेड. बढ़ सकते हैं आगे, बढ़े. ब्रेडेड, देखो जरा ब्रेडेड. अब यहां पर एक टर्म लिखा है पीडमोंट और यहां पर लिखा है माउथ. ब्रेडेड का डायग्राम ऐसे ही बनता है, पर ब्रेडेड के डायग्राम को हमेशा दो में ऐड करो. अब ध्यान से सुनो फिर बनाना. ब्रेडेड फ्लो का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो. तो ये जितने भी ब्लैक ओवल्स हमने डायग्राम में बना रखे हैं, इसको समझ लो रिवर ने अपने ही पाथ में कुछ डिपॉजिट कर दिया. और ये जो आपके ब्लू एरोज हैं, दे आर शोइंग स्ट्रीम्स. ठीक है, अब फिगर 1 और फिगर 2 को कैसे डिस्टिंग्विश करें इसको जज करो. ब्रेडेड फ्लो डिनोट्स ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो. ये ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो रिवर तब जेनरेट करती है जब वो अपने ही पाथ पर डिपॉजिट कर दे. रिवर अपने पाथ पर डिपॉजिट दो टाइम में करती है. पहला एट पीडमोंट लोकेशन. पीडमोंट का मतलब है फुट ऑफ द माउंटेन. आप माउंटेन स्लोप से जैसे ही प्लेन पर डिसेंड करोगे, आपका साइनस फ्लो ब्रेडेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट की वजह से बड़े बड़े पेबल्स आपके साथ रोल डाउन करके ट्रांसपोर्ट हो रहे थे. जैसे ही अब्रप्ट चेंज इन ग्रेडियंट आएगा, वो सारे पेबल यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे. आप अपने ही पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर दोगे. एंड दैट इज द रीजन यू विल डिवाइड योरसेल्फ इनटू बिगर ब्रॉडर एरिया. इसी एरिया को हमारे कंट्री में तराई बोलते हैं. यू विल इनंडेट बिग ब्रॉड एरिया, पर जैसे ही फुट ऑफ द माउंटेन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वो सारे बड़े बड़े पेबल जो आपने डिपॉजिट कर दिए थे, उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, आप रीयूनाइट हो जाएंगे. फिगर 1 को देखिए. स्ट्रीम, मार्शी लैंड, यूनिफाइड स्ट्रीम. सो पीडमोंट ब्रेड में स्ट्रीम गेट्स रीयूनाइटेड. दूसरा ब्रेडेड पैटर्न ये बनता है ड्यू टू अब्रप्ट चेंज इन द ग्रेडियंट, और ये बनता है ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेडियंट. रिवर का मूवमेंट उसके सोर्स से माउथ की तरफ होता है. रिवर गंगा का सोर्स हुआ गंगोत्री, माउथ हुआ बे ऑफ बंगाल. जैसे रिवर अपने माउथ के पास पहुंचती है, ग्रेडियंट इतना कम हो जाता है दैट रिवर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट. देन इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग इन इट्स पाथ, एंड दिस डिपॉजिशन अगेन क्रिएट्स ब्रेडेड फ्लो. पर इस ब्रेडेड फ्लो में डिस्ट्रीब्यूटरीज जेनरेट होती हैं. दीज ब्लू एरोज इन दिस ब्रेड इज डिस्ट्रीब्यूटरी. ये नहीं है क्योंकि वो रीयूनाइट होगी. ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले ट्रिब्यूटरी बताया. ट्रिब्यूटरीज आर स्ट्रीम्स दैट ट्रिब्यूट इट्स वाटर टू मेन रिवर. तो डिस्ट्रीब्यूटरीज आर स्ट्रीम्स दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर ऑफ मेन रिवर. हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी इंडिपेंडेंटली माउथ एंटर करती है. जो जब ब्रेडेड फ्लो होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बट सिर्फ डिपोजिशन ही होगा. इरोजन का कोई टास्क नहीं हो सकता. कंफर्टेबल? राइट डाउन ब्रेडेड ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ स्ट्रीम. यहां लिख रखा है लैक ऑफ ग्रेडियंट, यहां पर लिख देते हैं सडन चेंज इन ग्रेडियंट. सडन चेंज किसके साथ रिलेट कर रहा है? पीडमोंट. पीडमोंट का मतलब क्या होता है? फुट ऑफ माउंटेन. ग्रेडियंट के अलावा आपका लैक ऑफ ग्रेडियंट किसके साथ एसोसिएट कर रहा है? नियर
mouth, and in near mouth you will generate distributaries. जो आपका टेक्स्ट है ना फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम बाय बनेट, उसमें बहुत अच्छे अच्छे से डायग्राम्स दिए हुए हैं. मैक्सिमम डायग्राम्स हम वहीं से लेते हैं, आपको वही डायग्राम बनाने के लिए मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि यू कम इन प्रैक्टिस विद दोज डायग्राम्स. मॉर्फोलॉजी भी began with devoting at least 2.5 days in what I called introduction of geomorphology. बिल्कुल वैसे ही almost half of more of the class आप अपने आप को जब familiar करा लोगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से, it will be very easy for you to quickly rope in what are the third order relief features that they develop. इसलिए टर्म्स को familiar कराना बहुत ज़रूरी है, because without these terms it will be difficult for me to understand Daviscian concept, and without learning Daviscian concept it will be very difficult for me to learn exogenetic forces. तो हम sort of background develop कर रहे हैं, जहाँ पर हमने एक टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस भी पिकअप कर लिया, चैनल मॉर्फोलॉजी. डायग्राम बन गया तो गो अहेड दीजिए, बोर्ड पर जाएंगे. कैसे यहाँ तक पहुंचे? Stream action is the dominating most fluvial action. Stream has got regime fluctuations and stream incorporate 3 distinctive type of movement. आप इसको shape of the river भी बोल सकते हो. How many types of shape of rivers is identified? Straight or sinus, meandering and braided. जितना straight होगा उतना fast moving narrow valley होगा, जितना meandering होगा उतना slow moving broad valley होगा, जो by default transportation और erosion mechanism को influence करेगा. तो ये तीनों कॉलम वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ये रिलेट करते हैं, पर क्वेश्चन क्या डिमांड करेगा उस हिसाब से आपका फोकस ऑफ आंसर राइटिंग होगा. आई होप यू आर कंफर्टेबल टिल हेयर. आई कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम हेयर इन आवर नेक्स्ट क्लास. आपने इससे पहले ये बैकग्राउंड क्रिएट किया था. माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, असाइनमेंट क्वेश्चन आपको दिया ही हुआ है. ट्राई एंड अटेम्प्ट द असाइनमेंट क्वेश्चन एंड बी कंफर्टेबल. 100% हो सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 70 to 80% ऑफ योर एंडोजेनेटिक फोर्सेस. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आसान है बट इंफॉर्मेशन बल्क इमेंस है. आपने शुरू में लिखा था सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर एज वी शेप्ड वैली एंड डेल्टा. रिवर के थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर, रिवर के थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर की लिस्ट अगर काउंट कराएं, आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, रैपिड्स, कैस्केड्स, वाटरफॉल, प्लंज पूल, ट्रंकेटेड स्पर्ट्स. डेपोजिशनल फीचर बताएं तो फ्लड प्लेन विद point bar deposit, it is Yazoo stream, it is natural levees, it is delta, delta के 4 type, arcuate delta, digitate delta, मतलब धमाधम बहुत सारे फीचर्स. तो यहाँ पर फीचर्स का बहुत बड़ा बल्क है, बट मैकेनिज्म इतनी बार रिपीट हो जाएगा, इरोड, ट्रांसपोर्ट, डिपॉजिट, दैट आई बिकम कंफर्टेबल विद इट. पर सबसे पहले हमें पकड़ना है फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, डेविस. और डेविस को पकड़ने के लिए ये सारे टर्मिनोलॉजी मेरे सामने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि मुझे इसमें स्ट्रगल ना करना पड़े कि रिवर काम कैसे कर रही है. आई कैन कंसंट्रेट ऑन व्हाट डेविस इज सेइंग यूजिंग रिवर एज अ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन. तो ये वाला फोकस रहेगा ना, इसलिए सॉर्ट ऑफ हमारा इंट्रोडक्शन है. एंड ऑफ कोर्स वी आर कवरिंग द टॉपिक कॉल्ड चैनल मॉर्फोलॉजी. आई एम डन फॉर टुडे.